हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दूरेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकालीताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय माँ काली। आज हम धर्मो रक्षति रक्षतः का दर्दनाक पलायन की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज की न्यूज़ जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करती हूँ। पहली न्यूज़ है, सलीम से बाबा सुखराम बने मुस्लिम बुजुर्ग। हनुमान मंदिर में दीक्षा लेकर की घर वापसी, कहा अंतरात्मा की आवाज सुन इस्लाम छोड़ा, हिंदू बना। सलीम के अनुसार उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया है, वह अपने गुरु और भगवान हनुमान की शरण में है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सलीम खान नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने सनातन धर्म अपना लिया। अब वह बाबा सुखराम दास के नाम से जाने जाएंगे। सलीम का कहना है कि वह हनुमान जी से प्रभावित होकर हिंदू बने हैं। कहा जा रहा है कि वे बीते कई महीने से मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे। इसके बाद अब वो मूल धर्म में वापसी की है। अच्छी खबर है। दूसरी खबर है, 4 साल का अफेयर, लड़के ने शादी से किया इनकार। घर के सामने 80 घंटे तक धरने पर बैठी रही लड़की। आखिरकार मंदिर में हुआ विवाह। उत्तम के इनकार करने के बाद निशा उसके घर के बाहर धरने पर बैठ गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस निशा को साथ ले गई। उसके शादी का वादा कर यौन शोषण का केस दर्ज कराया। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। करीब 4 दिन के धरने के बाद उत्तम महतो और निशा की प्रेम कहानी को सुखद मोड़ मिल गया है। झारखंड के धनबाद के जोड़े की मंदिर में शादी हो गई। दोनों के परिजन और ग्रामीण इसके गवाह बने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धनबाद के ईस्ट वसूरिया की रहने वाली निशा और महेशपुर के उत्तम महतो के बीच 4 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों के परिजनों को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। युवती के परिजनों ने महेशपुर जाकर रिश्ते की बात भी की थी, लेकिन करीब 20 दिन पहले उत्तम ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद निशा अपनी दादी के साथ उत्तम के घर पहुंची। शादी की जिद करते हुए उसने घर के बाहर धरना देके बैठ गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती ने 80 घंटों से अधिक समय तक उत्तम के घर के आगे धरना दे दिया और मीडिया में ये मामले ने तूल पकड़ा और फिर पुलिस पहुंच गई, यौन शोषण का मामला दर्ज कराया। फिर जानकारी के मुताबिक उत्तम ने शादी का वादा करते हुए उसके साथ कई संबंध बनाए थे और बाद में उनके तेवर ठंडे हो गए थे, तो फिर अब उनका विवाह हो गया है। चलो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अम्मी ने बहू पर कराई एफआईआर। मुंबई पुलिस ने बुलाया
एक्टर के परिवार पर मारपीट, छेड़छाड़ और गंदे क्लिप दिखाने का आरोप लगा चुकी है आलिया। आलिया ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है, कहा है नवाजुद्दीन के खिलाफ उनकी शिकायतों को पुलिस ने अनसुना कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ तुरंत केस दर्ज कर लिया। नवाजुद्दीन की अम्मी ने से बहू की कंप्लेंट करी है। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी आलिया उर्फ ज़ैनब को मुंबई पुलिस ने तलब किया है। नवाजुद्दीन की अम्मी मेहरुनिशा ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आलिया पर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने सोमवार 23 जनवरी को आलिया को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा। आलिया ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर मुंबई पुलिस के सम्मन की कॉपी डाली है। यह सम्मन वर्सोवा थाने से आया है। सम्मन में बताया गया है कि आलिया पर आईपीसी की धारा 452, 323, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर जानेश्वर जाधव ने पुलिस स्टेशन आकर आलिया से अपना पक्ष रखने को कहा है। यह भी कहा है कि अगर वह हाजिर नहीं होती है तो पुलिस ये मानकर कार्रवाई करेगी कि इन्हें इस केस में कोई सफाई पेश नहीं करनी है। और आलिया ने ये सम्मन शेयर करते हुए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा अपने शौहर नवाजुद्दीन के खिलाफ दी गई तमाम शिकायतों को पुलिस ने अनसुना कर दिया है, लेकिन उनके खिलाफ तुरंत केस दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि आलिया नवाजुद्दीन की दूसरी बीवी है। दोनों का निकाह साल 2010 में हुआ था। आलिया और नवाजुद्दीन की मां के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान भी आलिया और नवाजुद्दीन के बीच अनबन की खबरें आई थीं। तब आलिया ने नवाजुद्दीन पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। आलिया ने 27 जुलाई को आलिया ने मुंबई के वर्सोवा थाने में अपने शौहर नवाजुद्दीन, उनके भाई मिनाजुद्दीन, फैजुद्दीन, अयाजुद्दीन और अम्मी मेहरुनिशा आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था। बाद में घटनास्थल उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर होने की वजह से यह केस बुढ़ाना थाने में ट्रांसफर हो गया। इस शिकायत में आलिया ने नवाजुद्दीन के भाई मिन्हाजुद्दीन पर छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगाया था। ये हैं इनके असली चरित्र, ये आपने देखे होंगे। अगली न्यूज़ है, ऑनलाइन लूडो खेलते-खेलते पाकिस्तानी लड़की से यूपी के मुलायम सिंह यादव को हुआ प्यार, नेपाल के रास्ते भारत ले आया, अब हुआ गिरफ्तार। ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान मुलायम और पाकिस्तानी लड़की संपर्क में आए। प्यार होने पर मुलायम नेपाल के रास्ते लड़की को भारत ले आया। लड़की ने जब पाकिस्तान में अपने परिजनों से संपर्क किया तो वह एजेंसियों की नज़र में आ गई। पाकिस्तानी लड़की को भारत लाने वाला मुलायम सिंह। उत्तर प्रदेश में रहने वाला मुलायम सिंह यादव को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की लड़की को अवैध तरीके से भारत लाने के आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई है। सोमवार 23 जनवरी को मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ने पाकिस्तानी लड़की को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय एफआरआरओ भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान मुलायम और पाकिस्तानी लड़की संपर्क में आए। प्यार होने पर मुलायम नेपाल के रास्ते लड़की को भारत ले आया। लड़की ने जब पाकिस्तान में अपने परिजनों से संपर्क किया तो वह एजेंसियों की नज़र में आ गई। पुलिस उपायुक्त एस गिरीश की ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मुलायम सिंह यादव एक ऑनलाइन गेम के जरिए पाकिस्तान के हैदराबाद की एक लड़की के संपर्क में आया था। वह एक निजी फार्म में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है और ऑनलाइन लूडो खेलने का शौकीन था। पिछले साल वह लड़की के संपर्क में आया था। सितंबर 2022 में नेपाल के रास्ते उसे भारत लाने की योजना बनाई थी और दोनों बेंगलुरु थाना क्षेत्र के किराए के घर में रह रहे थे। पाकिस्तानी लड़की को एफआरआरओ को सौंप दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार मुलायम ने लड़की को नेपाल बुलाकर वहीं शादी कर ली थी। फिर नेपाल से बिहार में घुसा, उसके बाद पटना होते हुए बेंगलुरु आ गया। इससे पहले एक पाकिस्तानी महिला के उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बन जाने का मामला सामने आया था। पाकिस्तानी महिला बानो बेगम एक शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी। यहाँ आकर उसने अख्तर अली से निकाह कर लिया और वापस नहीं लौटी। बाद में वो एटा के एक गांव की ग्राम प्रधान बन गई। वाह जी वाह! अगले न्यूज़ है, कंगाल हो रहे पाकिस्तान के कई इलाकों में अंधेरा। राजधानी समेत लाहौर, कराची में भी बत्ती गुल। 22 करोड़ लोग घंटों से इंतजार में। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान में इतने बड़े स्तर पर बिजली संकट गहराया हुआ है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में हुआ था।
कितने घंटों का है ये? हाँ, पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में आई खराबी के कारण देश के बड़े हिस्से में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। आज सुबह 7:34 नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई। अगली न्यूज़ है, हिंदू लड़की के पीछे पड़ा था कादिर अंसारी, तय हुई शादी तो बेहोश कर मांग में डाला सिंदूर। निकाह का डाल रहा था दबाव। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कादिर अंसारी 6 महीने से उसके पीछे पड़ा था, निकाह का दबाव दे रहा था। जब उसकी शादी हो गई तो उसे अगवा कर लिया। बेहोशी की हालत में उसकी मांग में सिंदूर डालकर वीडियो बना लिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक हिंदू लड़की को धमकाने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव रानीघाट की है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि वह कादिर उसका पड़ोसी है, करीब 6 महीने से उसके पीछे पड़ा है, निकाह का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर कादिर उसे बदनाम करने की धमकी के साथ ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत में आगे बताया जा रहा है कि पीड़िता लोक लाज और बदनामी के डर से सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसने इससे कादिर का मन बढ़ गया। इस बीच यानी कि आपको शुरू में ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, मत सोचो कि हम सहते रहेंगे। इससे ही कादिर का मन बढ़ गया। मतलब कि अगर आप शुरू में सह लोगे तो वो आपको और सहवाएँगे। इस बीच लड़की के घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी। 27 जनवरी को तिलक और 1 फरवरी को विवाह की तारीख तय की गई। उसकी जानकारी जब कादिर को हुई तो वो आग बबूला हो गया और शादी तुड़वाने की कोशिश करने लगा। लड़की का कहना है कि एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तब कादिर ने रास्ते में उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और सुनसान जगह ले गया। पीड़िता के अनुसार सुनसान जगह पर कादिर ने उसकी मांग सिंदूर डाल भर दी। इसका वीडियो बना लिया। लड़की के अनुसार उस समय वह बेहोशी की हालत में थी। बाद में कादिर लड़की का सिंदूर डालते वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। वह पीड़िता पर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। जब लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो कादिर ने सिंदूर वाला वीडियो वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि कादिर पीड़िता को खुद से निकाह न करने पर जान से मार डालने की धमकी भी दे रहा है। ऑप इंडिया के पास ये सारी कॉपीज़ हैं और आरोपित की तलाश करी जा रही है। महाभारत विकलांगों की कथा द्रौपदी मनोरोगी। पीएम मोदी ने देश को दिया एनआईएमएचआर, आरोप डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद अशफाक ने कर दिया मदरसे सा हाल। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब मध्य प्रदेश के इंदौर के एक सरकारी कॉलेज में सरकारी लॉ कॉलेज में से पढ़ाई की आड़ में लव जिहाद और मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने का मामला सामने आया था। अब उपेक्षा की वजह से इसी राज्य के सीहोर में स्थित एनआईएमएचआर भी उसी दिशा में बढ़ता दिख रहा है। सीहोर रेलवे स्टेशन पर अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान एनआईएमएचआर के छात्र और डिप्टी रजिस्ट्रार मोहम्मद अशफाक। द्रौपदी का मानसिक स्तर ठीक नहीं रहा होगा वरना भरे दरबार में वस्त्र खींचने का वह विरोध करती। वह चीरहरण के दृश्य में एक मनोरोगी की तरह दिखाई देती है। इतने बेवकूफ हैं ये लोग। उसने तो ईश्वर को याद किया और ईश्वर उसके प्रोटेक्शन के लिए आए। मैं तो इस न्यूज़ को आगे पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। जी, तो एक्चुअली मैंने सोचा न्यूज़ ज़्यादा होती है तो मैंने उन्हें 8 बजे का टाइम दे दिया था। तो अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, मैं उनको लिख देती हूँ कि अगर वो जल्दी आ सकते हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं। जी, तो सभी लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
जी, तो मैं वेट कर रही हूँ धर्मो रक्षित रक्षिता का। तो जी, और कल जो है ट्यूसडे को मैं प्रोग्राम करूँगी उसका। अ, तो आ गए हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। आपका बहुत स्वागत है हमारे नमस्कार। चैनल पे। जी, जी, अभी आप थोड़ा और ऊँचा अपना वॉल्यूम कर लीजिए। जी थोड़ा बिल्कुल। मैम आपका मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? आ रही है पर कम आ रही है, थोड़ा और लाउड कर लीजिए। ओके, और दूसरी बात, आप शुरू से सारा, मैं म्यूट हो जाऊँगी, फिर मुझे बार-बार क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। आप शुरू जी, से सारी स्टोरी डिटेल में बताइए, आपके पास 1 डेढ़ घंटा है। जी मैम, धन्यवाद। मैम बेसिकली हमारा जो लाइनेज है ईस्ट बंगाल का, जितने भी ईस्ट बंगाली हिंदूज़ थे उनका पहले से ही बहुत ट्रबल्ड पास्ट रहा है, क्योंकि पहले मतलब ब्रिटिशर्स के पहले वहाँ पे बहुत पहले से ही गुलामी थी सिराजुद्दौला की, हुँ। अगर लोगों को पता होगा ईस्ट सिराजुद्दौला के बंगाल बारे में। की जगह बांग्लादेश बोलें तो? हाँ, हाँ, ज़रूर, ज़रूर। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है, तो ओवरऑल बंगाल प्रोविंस के ही सिराजुद्दौला 13th सेंचुरी से ही 13th सेंचुरी से सिराजुद्दौला नहीं थे, बट 13th सेंचुरी से इस्लाम वहाँ पे आ चुका था। एंड उसके बाद से ही वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे मुस्लिम मिशनरीज वहाँ पे कन्वर्जन शुरू कर दिए थे, बट वेस्ट साइड में उतना वो लोग नहीं सक्सेसफुल थे, बट ईस्टर्न साइड जो आज बांग्लादेश है वहाँ पे पहले से बहुत सक्सेसफुल थे। उसका रीजन था ईस्टर्न साइड में बहुत पेजेंट्स रहते थे, जैसे कि फार्मर्स और एल्स लेबरर्स और एल्स वर्कर्स, जो एकदम बहुत ही गरीब क्लास के लोग होते थे, वो ईस्ट साइड में ज्यादा पाए जाते थे। इस कारण उनको कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होती थी शुरुआत से ही, तो उनको प्रताड़ित करके उनको कन्वर्ट कर लिया जाता था। फिर ऐसा मौका आया जब बैटल ऑफ प्लासी का टाइम था, जब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश से लड़ना पड़ रहा था। वो टाइम पे काफी ईस्ट बंगाल में हिंदू रेवोल्यूशनरीज खड़े हुए थे ताकि कन्वर्जन से घर वापसी कराया जाए, और काफी भारी मात्रा में घर वापसी करवाई गई थी उस समय। उसका आज मतलब ऐसा टिपिकल कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो टाइम का कोई ऐसा सेंसस वगैरह होता नहीं था, बट बिकॉज हम ईस्ट बंगाल के हैं, हमारे लाइनेज हमारे पूर्वजों ने ये बात हमको बताई है क्लियरली कि 1760s टू 1780s तक के बहुत घर वापसी हुई थी, कैंप्स चलाए गए थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज वहाँ पे आके उन्होंने वो लोग छोटे छोटे गाँव में कैंप्स चलाते थे। तो तो आप आप बांग्लादेश के थे, तो आप बांग्लादेश तो जब ईस्ट बंगाल था तो वहाँ तो खाली मुसलमान रह गए थे, हिंदू तो सारे इंडिया आ गए थे, तो आप वहाँ कैसे रह गए? नहीं नहीं मैम, हम हमारा परिवार 47 में ही आ गया था, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ। उसके पहले की बात कर रहा हूँ या लेकिन उसके पहले से भी वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी 1920 से ही हो गया था, उसके पहले नहीं था। मैं वापस से आ जाता हूँ कहानी पे, जहाँ पे 80s तक 1780s तक के घर वापसी कैंप्स बहुत बड़े भारी मात्रा में कन्वर्ट मीन्स चलवाए गए थे हमारे हिंदू ऋषियों द्वारा, और काफी हद तक के सक्सेसफुल भी रहे थे वो टाइम पे, क्योंकि लकीली सिराजुद्दौला और मुगल का पूरी तरीके से वहाँ पे खात्मा हो चुका था। ब्रिटिश धीरे धीरे करके अपना वो टाइम पे हाथ मतलब क्या बोलूंगा मैंने, वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में टाइम लग रहा था उसको ओवरऑल। तो वो टाइम पे हिंदू लोग काफी स्ट्रांग हुए, उनमें से हमारा परिवार जो लाइनेज था वो भी यानी अच्छा खासा वो टाइम पे फलने फूलने लगा, एंड काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे फिर काफी स्ट्रांग होल्ड हो गया था हिंदूज का। नाउ कमिंग टू 20th सेंचुरी तक आते आते, जब ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम लागू करना शुरू किया वहाँ पे एंड ओवरऑल इंडिया में भी, तो ऐसा फिर बाद में उन्होंने बिकॉज टू गेन टू हैव देयर ओन सेल्फ गेन, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया कि जो लोअर कास्ट हैं उनको उन्होंने टारगेट करना शुरू किया, जस्ट लाइक मुस्लिम्स ने पहले किया था इन 13th सेंचुरी। वो देन इन 20th सेंचुरी ये ब्रिटिशर्स ने करना शुरू किया फॉर देयर ओन गेन, बिकॉज वो देख रहे थे हिंदू लोगों को कंट्रोल करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड दे हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम विद बंगाली हिंदूज, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल नो सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइम पायनियर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इसलिए हिंदूज से उनको बड़ी नफरत थी, स्पेसिफिकली बंगाली हिंदूज से, एंड वो लोग इसलिए डाइसेक्ट कर रहे थे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग से कि कैसे इनको तोड़ा जाए। तो बाद में उन्होंने लोअर कैटेगरीज को अल्टीमेटली उन्होंने अपने मिशनरीज को भी वहां पे लाए फ्रॉम रोम, एंड दिस इज अ रियलिटी, ताकि क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा सके, बट क्रिश्चियंस में वो लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली वहाँ के जितने भी लोकल मुस्लिम्स थे जो कि अभी भी जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके अंडर उन्होंने पैसे दिलवा दिलवा के उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया वापस से बैक टू इस्लाम, हु वर मींस टेकन बैक टू हिंदुइज्म बाय घर वापसी कैंपेन्स।
तो इसलिए इन 20th सेंचुरी वापस से भारी मात्रा में बहुत लोग जो हिंदू बन गए थे वापस से उनको मुस्लिम बनवाया गया, एंड ईस्ट साइड में मेजोरिटी मुस्लिम बनवाया गया बाय 1930s। एंड फ्रॉम 1930s मैम मेजर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, क्योंकि अब वर्ल्ड 1830 में तो वहां पर ब्रह्मो समाज का जो चला था वो राजा राम मोहन वाला, वो तो शायद कलकत्ता में था। हाँ, ये हाँ तो मैम, आप हाँ बांग्लादेश का बता रहे हो। हाँ ठीक है। हाँ, यस, हाँ। ठीक। ब्रह्मो समाज का पूरा ओवरऑल मैम वेस्ट बंगाल साइड में था, एंड वेस्ट बंगाल का भी काफी अलग डिफरेंट हिस्ट्री रहा है उसमें। वहाँ पे ब्रह्मो समाज क्यों सक्सेसफुल रहा मैम, क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले से ही सनातन के खिलाफ बहुत यानी षड्यंत्र रचा जाता था बहुत पहले से ही, तो इसलिए बहुत लोग यानी गुमराह करने में सक्सेसफुल रहते थे। तो वो एक अलग हिस्ट्री है, आई विल नॉट गो इनटू दैट। सो अल्टीमेटली मैं बांग्लादेश वाले में वापस आता हूँ। इन 1930s सिंस 1929 ये ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो उसका घातक इम्पैक्ट हमारे साइड में भी हुआ। वो साइड में हमारे फैमिली अच्छे खासी वेल ऑफ थी वहाँ पे बांग्लादेश में। हमारे जो परदादा थे वो वहाँ पे लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। सो मेनली जो हिंदू कम्युनिटी थी वहाँ पे अच्छे से फल फूल रही थी, बिकॉज हिंदू लोग, सीधी बात है मैम, जो आज भी है, पढ़ाई लिखाई एंड मीन्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ही ज्यादा फोकस करती है, एंड अदर पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट धार्मिक वर्क, यानी उनका धार्मिक वर्क तो एक ही रहता है, एवरी टाइम दूसरों का खात्मा करना और खुद का एस्टेब्लिशमेंट। तो इस कारण मुस्लिम धीरे धीरे जो भी कन्वर्ट बैक टू इस्लाम में हुए थे सिंस 1930s, वो लोग धीरे धीरे करके इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली और भी डाउन हो जा रहे थे। एंड हिंदूज जो थे, बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन, बिकॉज ऑफ देयर ओन हार्ड वर्क एंड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिवनेस, वो धीरे धीरे करके सब ऊपर आ रहे थे। एंड जो डिस्पैरिटी हो रहा था समाज में कि हिंदू लोग बहुत ऊपर हो रहे हैं एंड मुसलमान नीचे जा रहे हैं, इससे मुसलमानों में घृणा और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। एंड ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि वहाँ पे जितने भी पेसेंट्स थे, फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, जो मुस्लिम कैटेगरी में पढ़ते थे, वो लोग जो वो पैसे लेंड करते थे हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू में काफी जमींदार हुआ करते थे, तो उनसे वो पैसे लेंड करते थे और अपना घर बार चलाते थे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे काफी ऐसे मुस्लिम लीडर्स जो गरीबियों से आना शुरू हुए, जो जिनको ये सेटअप से नफरत हो गई थी। उनको ये चीज से प्रॉब्लम नहीं था कि उनको ये चीज से कोई मतलब नहीं था कि हम लोग गरीब कैसे, उनको इस चीज से प्रॉब्लम था कि हिंदू लोग क्यों ऊपर जा रहे हैं, हिंदू लोग क्यों सफल फूल रहे हैं, हिंदू हाँ, लोग ये क्यों तो सक्सेसफुल है। हमेशा ही इन इस्लामवादियों का रहा है कि उनको अपने विकास से मतलब नहीं है, उनको तो पैसे भी इक्वल मिले थे, फिर भी उन्होंने सारे टेररिज्म पे ही लगाए। जी मैम, बिल्कुल। वहां पे भी सेम था मैम, वही सेम माइंडसेट उनका हमेशा से, आज भी जो यहाँ पे है उनका भी सेम माइंडसेट है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर वहाँ पे जितने भी लोकल लीडर्स थे, जिन्होंने जो बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट बना के, वो लोग जैसे सेम मैम एवरी जगह पे वैसे ही होता है। आपने JKLF भी सुना होगा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसके लीडर आज उम्र कैद की सजा काट रहे, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से फांसी में चढ़ना चाहिए। क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। मिस्टर वही मैम जो जिसको मूवी में भी दिखाया था कश्मीर फाइल्स में, उसका नाम मैं भूल गया। JKLF लीडर who मूवी में claims to दिखा। be claims to be a modern day Gandhi, that's a stupid guy, जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 3 जवानों को खुद मतलब उन्होंने AK-47 से उड़ाया था इन 1994। उनका नाम है यासिन मलिक, यासिन मलिक, यस, नहीं, यासिन मकबूल मलिक। भट्ट, मैं सोच रही थी मकबूल भट्ट या अमानुल्लाह खान। नहीं। नहीं नहीं मैम, यासिन मलिक की बात कर रहा था। सो यासिन मलिक टाइप वैसे ही जैसे JKLF वहां पे फॉर्म हुआ था, जस्ट लाइक दैट इन 1930s हाँ, मैं बांग्लादेश बिट्टा लिबरेशन। कराटे के बारे में सोचने लगी। नहीं, बिट्टा कराटे नहीं, ये मीन्स जिन्होंने JKLF फॉर्म किया था वही यासिन मलिक। सो वैसे ही सेम बांग्लादेश में भी लिबरेशन फ्रंट फॉर्म होना शुरू हुआ बाय 1935। बट वो लोग उस लिबरेशन फ्रंट को डाउन साइड किया उन्होंने इन 1940s, एग्जैक्टली इन द ईयर 1940। और उन्होंने बड़ा सोचा एंड सोचा कि पहले फुल मुस्लिम्स यूनाइट होने चाहिए। सो उन्होंने अपना जितना भी एलिजेंस था, जो भी अपने लॉयल्टी था, उन्होंने पूरा टुवर्ड्स जिन्ना कर दिया एंड मुस्लिम लीग में आ गए सबके सब। एंड जैसे ही वहां पे मुस्लिम लीग का प्रकोप आना शुरू हुआ बांग्लादेश में, तो धीरे धीरे हमारी जितनी भी कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बाय 1940s बहुत कम हो गई थी। इट वाज कंस्टिट्यूटिंग ओनली 15%। तो धीरे धीरे उसके बैकड्रॉप फेस करना हमारे लोगों ने शुरू किया वहाँ पे।
एंड वो बिल्कुल एविडेंट था। अब मीन्स जो आज मैम पाकिस्तान में भी होता है, मीन्स लड़कियों का एबडक्ट करना शुरू किया है, उनका शुरुआत ही वहीं से होता है। लड़कियों को एबडक्ट करना शुरू करते थे, गैंग रेप एंड रेप करके फेंक देते थे यहाँ वहाँ कहीं भी। एंड फिर ताकि नहीं तो फिर लव जिहाद भी शुरू हुआ था, लड़कियों को पकड़ के ले जाते थे। अगर शादी उसने किया उसको इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, एंड अगर उसने नहीं माना तो हिंदू तरफ उसको वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके लिए लड़कियां ने बच्चा पैदा करने की मशीन है बस। हिंदू बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। बनेगी तो बंगाली मुस्लिम हाँ, में आके बिल्कुल वो। सही जी। बोला आपने। हुँ। जी मैम। तो वही मीन्स बंगाली मुस्लिम बनेगी लड़की, और अगर नहीं मानी तो सीधा सर तन से जुदा। एंड ये 1940s टू 1944 तक के ये 4 साल में इन्होंने एकदम भारी मात्रा में कत्लेआम चलाए वहां पे। एंड ये सब मैम रिपोर्ट नहीं होता था अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो टाइम पे इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिश ज्यादा बड़ा वॉर चल रहा था, तो इसलिए लोगों का पूरा ध्यान इन इंडिपेंडेंस था रादर देन दीज कम्युनल वॉर्स। लेकिन मैम मैं इसलिए आज आपके साथ जुड़ा हूँ कि अल्टीमेटली इसका जो प्रॉब्लम है वो कम्युनल वॉर्स ही है इंडिया में पहले से। अगर हमने स्टार्टिंग से मुस्लिम वाले चीज को एड्रेस किया हो रहता तो ब्रिटिश कभी 290 साल इंडिया में रह नहीं पाता था। इंडिया में पहले से हिंदू लोगों का मानना है, एक कंस्ट्रक्टिव नेचर रहा है कि सबको साथ में लेके चलो एंड बिगर प्रॉब्लम को एड्रेस करो। लेकिन मेरे हिसाब से तुम बिगर प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करोगे जब तक तुम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व नहीं करोगे। वो छोटे प्रॉब्लम ही तो तुमको अंदर से तोड़ देती है। एंड वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ मैम, बिकॉज अल्टीमेटली हिंदू जो वेस्ट बंगाल में थे देवर प्राइम प्राइमरीली इन्वॉल्व इन वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ वो लोग बहुत जंग में वो लोग बहुत पहले से एकदम घुस चुके थे, तो वो लोग मुस्लिम वाले चीज को एड्रेस नहीं करना चाहते थे। एंड उसका खामियाजा अल्टीमेटली भुगतना ही पड़ा हम लोगों को। बाय द टाइम 1946 मैं कहना चाहूंगा हमारा परिवार बरिशाल करके एक डिस्ट्रिक्ट आता है इन बांग्लादेश, अगर कोई सर्च करना चाहेगा तो मिल जाएगा, वहां पे बिलोंग करता था। एंड तो बाय द टाइम 1946 जब आया, जिन्ना ने इनडायरेक्टली एंड फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्सेस सारे मुस्लिम्स को डायरेक्ट किया था ऑल ओवर इंडिया राइट्स करने के लिए। एंड वही टाइम सिर्फ आपने नाम सुना रहेगा नोआखाली एरिया का। नोआखाली राइट्स 1946 में हाँ, हुए थे। हाँ, हाँ, हाँ। जी मैम। तो वो टाइम पे सिर्फ नोआखाली में नहीं हुआ था, बिहार में भी राइट्स हुए थे, कैलकाटा में भी राइट्स हुए थे, एंड उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ रीजन में राइट्स हुए थे। तो एक एक ही ईयर में 3-4 जगह बहुत भारी राइट्स हुए थे। लेकिन नोआखाली का लोगों को या मीन्स वो आज भी हाईलाइटेड है बिकॉज वहाँ पे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत यानी ब्लड शेड बहुत ज्यादा हुआ था वहाँ पे। एंड वो नोआखाली राइट्स बोला जाता है बिकॉज वो एरिया में सबसे ज्यादा मारपीटाई हुई थी, लेकिन हमारे रीजन में भी बहुत ज्यादा लोग मरे थे 1946 में। एंड अराउंड क्या मेरे दादाजी ने जो मुझे बताया कि नोआखाली में इन बांग्लादेश रीजन इटसेल्फ 1 लाख हिंदुओं को मारा गया था। एंड मैं राइट टर्म को मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं प्रयोग नहीं करूंगा। राइट तब होता है जब दो तरफ से लड़ाई होती है। भारत में कभी ये रायट आपने हुआ ही बिल्कुल नहीं है। सही बोला। ये आपने भारत बिल्कुल में। सही बोला। जी हुँ। मैम। भारत में हमेशा से जेनोसाइड ही हुआ है। भारतीय लोग हिंदू लोग कभी अपने तरफ से ना पहले मार वार करते हैं और ना ही खुद को डिफेंड करना जानते, सीधी बात तो ये भी है। हथियार हमेशा उनके पास थे, उनको पहले से ही फाइनेंस मिलता था, उनको उधर भी सेम शत्रु हुआ बोध था। नहीं है ना। वो जो ये जो ईश्वर अल्लाह और ये सब ये जो भाईचारे का वो है ना, सेकुलर कीड़ा, ये हिंदुओं को काटा हुआ है। उनको शत्रु बोध ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? जी मैम। एग्जैक्टली। एंड वही अल्टीमेटली मैम पेन मुझे बहुत होता है बोलते हुए कि 1946 नोआखाली के बाद धीरे धीरे करके मीन्स वहाँ पे हमारा होल्ड बहुत वीक हो गया था बंगाली हिंदूज का ईस्ट बंगाल में जो आज बांग्लादेश है। बिकॉज इतना भारी मात्रा में जब राइट्स हुए, एंड मैम मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे दादाजी ने बोला है वहाँ पे रस्तों पे हिंदुओं के बॉडीज लटकाए जाते थे। चौराहों पे लाइन से एक एक चौक से लेके दूसरे चौक तक के लाइन से दोनों तरफ रस्तों के हिंदुओं के बॉडीज ऐसे लटकाए जाते थे लड़कों के। या तो बिहेड किए हुए रहते थे या तो चॉप किए हुए रहते थे, कुछ ना कुछ एक गंदे तरीके से, या तो जलाए हुए रहते थे, जो कि इस्लाम में दिया हुआ है, कुरान के बुक में दिया हुआ कैसे मारना है काफिरों को। उसी वेज में ये लोग करते थे ताकि दहशत फैले
क्योंकि कुरान में लिखा है दहशत फैलाओ, और ये लोग दहशत फैलाते थे। तो अल्टीमेटली लोग डर के वहां से निकलना शुरू हो गए थे 1946 में। बट हमारी फैमिली अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं निकली, बिकॉज मेरे दादाजी एंड मेरे परदादाजी बहुत स्टॉन्च हिंदू थे, एंड वो अपने लैंड बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। सो बाय द टाइम 1947 आया, एंड नेताजी का डेथ हो चुका था, गांधी एंड जिन्ना एंड नेहरू ने मिलके टू नेशन थ्योरी तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, बट उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज को पार्टीशन में तब्दील किया, यानी कन्वर्ट किया, एंड पार्टीशन विद इन अ डे उन्होंने डिक्लेयर किया है। 14 अगस्त को सबको निकल जाने बोला, एंड 15 तक के इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ है। सो 14 जो अगस्त है वो मेरे फैमिली के लिए सबसे डिजास्टरस डे या फिर नाइट बोल सकते हैं मैम, बिकॉज सिर्फ मेरे फैमिली के लिए नहीं, मेरे जितने भी वहाँ पे बंगाली हिंदूज थे ईस्ट बंगाल में, जो आज बांग्लादेश है, बिकॉज विद इन अ डे जितना भी मतलब क्या बोलेंगे, ये यानी है ना अपना बुचर ऑफ बंगाल, हुसैन सोहरावर्दी। जी मैम। मैम यही था जिसने वहाँ पे मींस बंगालियों को यूनाइट करना, बंगाली मुस्लिम्स को यूनाइट करना शुरू किया था इन 1930s। यस, blacks forcibly converted, मैम यू कैन रीड योरसेल्फ। कितना बड़ा मतलब ये जेनोसाइड, मतलब जो जूश होलोकॉस्ट हुआ था, उससे तो कहीं ज़्यादा इंडिया में हुआ है, पर यहाँ पर लोगों को नहीं पता है इतना। यस मैम। इन लोगों को दबा के रखा जाता है, और कुछ कोई बोलता है तो उसको इस्लामोफोब बोल देते हैं ये। जी मैम। मैम उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं मींस 47 की बात तो करूंगा ही, लेकिन बट हमारी फैमिली जब आ गई यहाँ पे, तो बंगाल में तब तक के कम्युनिज्म आया नहीं था, बट कम्युनिज्म इम्पोज किया जा रहा था। तो कम्युनिस्ट आके जो बंगाल में जो कैंप्स रहते थे ना, जहाँ पे इस बंगाल से आए हुए लोग रह रहे थे, वहां पे आके कम्युनिस्ट धमकी देके जाते थे मेरे दादाजी को कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुम किसी और को नहीं बताओगे, बताओगे तो सीधा तुमको मरवा दिया जाएगा, नहीं शेयर करोगे तुम लोग। हाँ, जैसे ये लोग पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अबडक्ट करते हैं, और फिर छोटी-छोटी माइनर लड़कियों को फिर बोलते हैं तुम्हारे घर के सब लोगों को मार देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं बोला कि तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो। जी मैम, एग्जैक्टली। मैम मुझे पाकिस्तान में जो होता है, पर जब पाकिस्तान में वो हुआ था पार्टीशन, तो आपके दादाजी इधर क्यों नहीं आ गए इंडिया में, वहीं क्यों रहे बांग्लादेश में? मैम जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दादाजी मेरे मेनली परदादाजी फ्रीडम फाइटर थे, एंड उससे भी ज्यादा बहुत हार्ड कोर स्टॉन्च हिंदू थे। वो अपने लैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और हमारा पहले से हिंदूज का मैं पहले से ही रहा है, धरती से बहुत अटैचमेंट रहता है अपने एरिया से, तो उनको नहीं अपना एरिया छोड़ना था, चाहे जो भी क्यों ना हो। तो मेरे परदादा जी वहां रुक गए 46 के राइट्स के बाद भी। 47 बाय द टाइम इंडिपेंडेंस आया 14 अगस्त 1947 को, मेरे परदादा जी फिर भी नहीं आना चाहते थे, बट मेरे दादाजी एंड बाकी उनके माँ को लेके, एंड उनके साथ उनके 6 भाई थे एंड 2 बहनें थी, सब निकल के मींस वो टाइम पे आ रहे थे। एंड मिडनाइट को मेरे दादाजी की सबसे छोटी बहन को जो वो टाइम पे 8 साल की थी, उनको ऑन द वे जब वो ट्रेन पे चढ़ रहे थे उनको काट दिया गया था मुसलमानों द्वारा, सीधा गर्दन उनकी उड़ा दी थी। और मेरे दादाजी को बोला था तेरे को तुझे यहाँ से जाना है तो तुझे कलमा पढ़ना पड़ेगा, या तो तेरे माँ को और तेरे दूसरे बहन को भी यहाँ से हम उठा के लेके जाएंगे। तो मेरे दादाजी को ना चाहते हुए भी तब कलमा पढ़ना पड़ा था अपने परिवार का जान बचाने के लिए। और बाकी जब मेरे दादाजी वो जर्नी एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम अपने घर टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन और बरिशाल, वो बोलते हैं कि मीन्स खून की नदियां बह रही है रस्तों पे, और सिर्फ एक तरफा खून बह रहा था हिंदुओं का, मुसलमानों को काटा नहीं गया है, कभी नहीं काटा गया है, लेकिन न्यूज हमेशा बनता था राइट्स का। जब मेरे दादाजी इस तरफ आए, तब भी अगले दिन न्यूज क्या बना कि इंडिपेंडेंस में खून बहे हिंदू और मुसलमानों के, मुसलमानों का कभी खून बहा ही नहीं है, ये सरासर झूठ है, मैं इसका गवाह हूँ, हाँ, मेरे और ये दादाजी गवाह हमेशा थे। बोलते हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस में तो देखो
मुसलमानों ने भी साथ दिया था, कुछ भी नहीं, मेरे को तो कोई भी एक वो। और महाराष्ट्र में ना ये लोग क्या सिखा रहे हैं, वो जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, उनका उसमें से जो सुखदेव था उसका नाम हटा के कोई उसका नाम लगा दिया है खान का कोई, ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैम आज का एजुकेशन तो बहुत ही भयानक है इंडिया का। अगर मैं बोलूँ तो वेस्ट बंगाल में भी वैसे ही हाल है। कुछ भी आड़ा टेढ़ा पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे लोग सनातन धर्म से दूर हो जाए। और रियल हिस्ट्री से तो पहले से ही दूर किया हुआ है। 70 सालों से तो कुछ बताया है ही नहीं भारतीयों को, बाकी भारतीयों को। क्योंकि जैसे मैंने मैडम आपको बताया, जैसे हमारे दादाजी यहाँ पे आ गए, विद इन 1 ईयर वहाँ पे कम्युनिस्ट वहाँ पे चक्कर काटते थे और सबको धमका के जाते थे टेंट्स में आके कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है सिर्फ तुम बोलोगे कि इंडिपेंडेंस के कारण हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमको वहां पे छोड़ के आना पड़ा, लेकिन वहां पे क्या हुआ है तुम किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे। एंड अगर मेरे हिसाब से डिस्कस करने दिए रहते तो लोगों को फिर आगे की जनरेशन को पता चला रहता कि ये हुआ क्या है पूरे देश में, ये देश का हाल क्या है, देश बना कैसे है, कितने लोग लाखों हिंदुओं के मौत पे ये देश बना है 47 में। मेरे दादाजी वो चीज डिस्क्राइब मोहन करते हैं कि करमचंद गांधी की वजह से भी हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है मैम, 100%। मैं तो उसको बिल्कुल हिंदुओं का कातिल मानता हूँ मैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है मीन्स प्री इंडिपेंडेंस, तो वो मोहनदास करमचंद गांधी ही है। सीधी बात है। सिंधियों को पूछ लीजिए, जो वेस्ट पंजाब के लोग थे जो वहां से वापस आए थे पंजाब की तरफ, एंड जो ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है वहां से जो वापस आए हुए, इन लोग से अच्छा, एंड इवन कश्मीरी पंडित्स, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से ये भारत का फॉर्मेशन हुआ है, कितनी घटिया राजनीति खेली गई थी उस समय कांग्रेस द्वारा, एंड इवन इस्लामिक जिहाद इन ओवरऑल। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा मैम, इन 1946 नोआखाली इंसिडेंट, वो सेम नारे लगे थे जो आपने कश्मीर फाइल्स मूवीज में देखा रहेगा। एंड ये मैंने अपने दादाजी के मुंह से सुना है जब मैं छोटा था, कि यहाँ तो चलेगा सिर्फ निजाम मुस्तफा, काफिरों को यहाँ से जाना होगा। ये सब सारे नारे बांग्लादेश में भी लगे थे और ये 1946 में। जो सो कॉल्ड रलीफ गलीफ अपने आप को चली। अच्छे मुस्लिम कहते हैं ना, ये जो कहते हैं अरे हमने थोड़ी करवाया कश्मीर का ये वो, तो जब दोबारा से अभी हुआ था कश्मीर का, तो इन्होंने फिर से करना शुरू कर दिया कश्मीर के ऊपर। यस मैम। जो काम इन्होंने पहले किया था वो फिर से करना शुरू कर दिया। तो ये जी मैम। लोग कोई शर्मिंदा भी नहीं है अपने किए हुए पर, और ये अलतकिया करते हैं। इनके यहाँ लिखा है किताबों में, इन इस कौम की किताबों में लिखा हुआ है कि आप जो है वो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं लोगों को अपने दीन में लाने के लिए। जी मैम बिल्कुल। मैम ये लोग नहीं रिग्रेट करेंगे मैम। जैसा आपने कहा ये रिग्रेट नहीं करेंगे, इनके लिए वो बहुत यानी फक्र की बात, गर्व की बात है अगर उन्होंने काफिरों को मारा है और वो एरिया को उन्होंने ग्रैब कर लिया है, तो वो इस्लाम की जीत मानते हैं लोग। पहले से वही रहा है। अगर हिंदुओं को मारा गया तो उनके लिए वो जीत है। या तो कन्वर्ट हो, या वो एरिया छोड़ के भागो, या मरो। सीधी बात है। मेरे दादाजी के छोटे बहन को तो कटना पड़ा। मेरे दादाजी के पिताजी वहां पे जेल में डाल दिए गए थे क्योंकि वो अपना घर छोड़ के नहीं गए वहां से। 1 डेढ़ साल वो वहां पे बांग्लादेश में जेल में थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है, वो अपना लैंड छोड़ना नहीं चाहते थे। और अगर उन्होंने गाली गलौज किया रहता लोगों के साथ में तो उनको भी तभी के तभी काट दिया गया रहता। बट वो थोड़े समझदार किस्म के थे। उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बट उन्होंने बोला कि मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। सीधी बात है। तो उनको उठा के सीधा जेल में डाल दिया 1.5 साल के लिए, इंडिपेंडेंस के बाद भी। और उनको यानी यानी इतने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसका यानी कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, बस फिजिकल नुकसान नहीं हुआ बोल सकता हूँ मैं कि हाथ पांव नहीं काटे गए, लेकिन ऑलमोस्ट अधमरा ही कर दिया था। फिर 1.5 साल बाद मेरे दादाजी सबसे बड़े थे घर में, तो वो बाय एम्बेसी मिल मिल के कलकत्ता से टुवर्ड्स कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया एंड अपने फादर को छुड़ा के इस तरफ लेके आए। बट मैम ये जो डिवीजन हुआ इससे हम ना ना। सोच भी नहीं सकते, हम ये एक कहानी की तरह सुनते हैं, पर जिस फैमिली पर बीती है और जिस भय वाले दहशत वाले माहौल में उनके साथ ये सब हुआ है, आसपास के कटते हुए लोगों को देख के कैसा लगता होगा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं तो मैं अपने आप को रोके रहती हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं सकती कि मैं इतना भी रो सकती हूँ जितने लोग मरे हैं इंडिया में।
मैं कई बार पहले रात में उठ जाती थी क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था और अभी जब मेरे को कुछ सालों से पता चला है तो मैं रात में पहले शुरू-शुरू में उठ जाती थी। मैं सोच सकती थी हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया है और तब जाके हमें ये स्वतंत्रता मिली है और अब भी हम इसे खो देंगे अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा तो। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैम आज के जनरेशन से मुझे सबसे ज़्यादा दुःख होता है, मैं जब देखता हूँ उनको तो ये ज्ञात भी नहीं है कि क्या शुरू है, और ऐसे अगर उनका हाल रहा तो जितना भारत है वो भी चला जाएगा मैम, नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैम वही मैं आपको बोल रहा था कि नारे मैंने जो कश्मीर फाइल्स में जो सुना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में वही नारे बोले थे, और ये बिल्कुल झूठ नहीं है मैम, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैंने वो उन्होंने मुझे, मैं स्कूल से आता था, मुझे वो बताते थे अपने हिसाब से क्या हुआ, मैं उनसे परसुएड करता था, मैं उनको पूछता था क्या हुआ है, बताइए मुझे, बताइए करके। मैं 10-12 साल का था तो मुझे धीरे धीरे करके बताते थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि 47-46 में क्या हुआ है। एंड मैम मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, जिसने छोटे मेरे दादाजी की छोटी बहन को काटा, वो कोई नहीं बल्कि मेरे परदादा के घर के बाजू में ही रहते थे, वो मुसलमान थे, वो ये बाजू यही में तो रहने हुआ वाला था ही था। वहाँ पर भी कश्मीर में जो उसका पड़ोस में था कौन और उसी ने उसको बता दिया कि ये चावल के उसमें छुपा हुआ है और जी जी, एक जो टीचर थी जो कि स्टूडेंट को पढ़ाती थी उसी स्टूडेंट ने उस टीचर का रेप करा। बिल्कुल सही है मैम। मैम मेरे दादाजी वो शब्द बचपन में इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन बोलते थे कि लड़कियों के साथ में रस्तों पे सबके सामने, हिंदुओं के सामने गलत काम किया जाता है, रस्तों पे हिंदुओं को दिखाने के लिए। और हाँ, आज लोग क्योंकि सवाल करते हैं हम इनके लोगों से। उसमें भी लिखा है कि हिंदुओं के खूब वो करो, उन्हें जलील करो और वो तुम में दहशत पाएं। जी मैम, वो दहशतगर्द ही है मैम, और वो किताब में ही लिखा हुआ है, इसलिए वो लोग वैसे ही चीजों को फॉलो करते हैं। बहुत लोग मैम ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग जाहिल है, समाज पूरा वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो बुक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पूरे विश्व में बुक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो बुक से ही सीख के लोगों का दिमाग खराब होता है, और फिर लोग वैसे हरकतें करते हैं। हाँ, ये किताब बैन हो जानी चाहिए और ये हदीसों की किताब सब पोर्नोग्राफिक है और कुरान जो है वो एक टेररिस्ट मैनुअल है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मैम। मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि लोग, यानी ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि बचपन से इनका दिमाग मार दिया जाता है वो किताब पढ़ा पढ़ा के, लेकिन कुछ तो दिमाग बड़ा होता रहेगा ना, बड़ा होने के बाद में उनको क्या लगता रहेगा ये पढ़ते हुए, कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ये, मुझे बोल रहे हैं कि रेप कर, मार काट। उनको दिमाग में कभी आता नहीं है बच्चे बना, औरत को सिर्फ बच्चे बनाने दे पता बोल। है क्या ये लोग ज़ॉम्बी हो गए हैं और ये जो अच्छे वाले हैं अच्छे वाले ये है ना जो अच्छे वाले हैं, जी मैम, अच्छे वाले वो भी जब सिविल वॉर अगर हुई तो आपके बच्चों को जब मारने की बात आएगी ना, तो जो सभ्य सभ्य प्रजाति के ये है ना जी मैम, वो आएँगे और पहले तो उनको हिचक लगेगी कि बच्चे को कैसे मार रहे हैं, फिर वो सोचेंगे कि ये तो कोलैटरल डैमेज है, हमारे मिशन के लिए ये ज़रूरी है। एग्जैक्टली, 100% आई एग्री मैम, बिल्कुल सही है मैम। सो अल्टीमेटली मैं वही मैंने अपना ओवरऑल कहानी तो बता दिया, मीन्स वहां से यहाँ तक आने का। एंड मेरे दादाजी तो आज नहीं रहे, बट वो जिंदगी भर ये चीज को अपने दिल में दबा के थे, कभी भी किसी से डिस्कस किया नहीं, बिकॉज वो डरते थे कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बाहर बताने से भारत इतना दोगला बन चुका था 47 के बाद, आते आते 30 साल 40 साल इंदिरा गांधी के टाइम पे, कि तुम अगर गांधी शब्द के लेके कुछ भी अगर एक शब्द गलत बोलोगे तो तुमको बाहर लोग मारेंगे, ऐसा हो गया था। तो इसलिए वो कभी किसी से शेयर नहीं करते थे, अपने बच्चों को हल्का बताया, लेकिन मुझे उन्होंने बहुत बताया है, क्योंकि मैं पूछता भी था उन्हें, उनका काफी उस समय उम्र भी हो गया था, तो उन्होंने मेरे सामने दिल खोल के बात की है, एंड इसलिए मैं बहुत, मेरे अंदर वो सब दबा हुआ है, मैं बहुत एकदम रॉ फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, जो मेरे दादाजी ने मुझे जी, बताई थी। जी, मैं सोच सकती हूँ कि आपको कितना वो होता होगा ना, गुस्सा आता होगा भरा हुआ क्योंकि जो दादाजी ने कहा वही आपने देखा भी और सब सच पाया। बिल्कुल मैम। तो
एक मूवी शायद आने वाली है जिसमें कि अगर गॉड से नहीं मारता महात्मा गांधी को तो भारत का क्या होता, ये जी। दिखाया गया है। ओके। मुझे नहीं पता, वो कोई साउथ की कोई मूवी है, सोच रही अच्छा। थी मैं। एनीवेज़ तो अभी मैं एक लिंक दे देती हूँ जिनका कि सेम एक्सपीरियंस रहा है, वो आके अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर सकते हैं या जिनके कोई प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं धर्मो रक्षिता से। मैं लिंक पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो एक बात बताइए, अभी तो आप आ गए हैं इंडिया या आप अभी भी वहीं हैं? नहीं मैम, अभी आ गए हैं। हमारे कजन्स मैम बहुत थे वहां पे टिल हुँ, 1971, मैं वो भी बताना चाहूंगा। बट हुँ। बाय द टाइम 1971 आया मैम, हमारे कजन्स को भी वहां पे, इस पूरे परिवार को, वो नस्ल को खत्म कर दिया गया वहां पे। अभी कोई है ही नहीं वहां पे हमारा। जी, जितेंद्र जी आपका स्वागत है, बोलिए। नमस्ते प्रीति जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है आज आपने, जय श्री राम। पर इससे पुराने जख्म हरे हो गए हैं। हिंदू शायद कुछ सीखें, और शुरुआत तो शायद बागेश्वर धाम से हो रही है, परंतु वहाँ तक हिंदू जा नहीं पाएगा जहाँ तक मुसलमान गए थे कि अपनी बच्चियों को, औरतों को छोड़ जाओ ये और भाग जाओ यहाँ से, या फिर कत्ल कर दिए जाओ। जिस दिन एक बार भी हिंदू ने ऐसा करना शुरू किया किसी भी कोने में भारत के, तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। पर ऐसा कोई मांग भी करेगा ना, तो उसके खिलाफ हिंदू ही खड़े हो जाते हैं, जबकि मुसलमान अगर ऐसा कुछ करते हैं तो सभी हाँ, मुसलमान उनका सेकुलर साथ देते सेकुलर हैं। हिंदू जो हैं ये पिस्सू की तरह हैं। भारत के बहुत सारे राजनीतिक दल इस पे खामोशी अख्तियार कर लेते हैं कि लगातार एक के बाद एक नोआखाली में और पता नहीं कहाँ कहाँ हिंदुओं का संहार हुआ। ये तो हमारे और आपके सामने की बात है ना, 89-90 की, कश्मीर में जो हुआ। मुफ्ती सैयद मुफ्ती, वो जो वहाँ पे उसकी बेटी है शायद, वो महबूबा मुफ्ती, इन सब की सोच एक ही है। उनकी क्या, एक साधारण सा मुसलमान है, उसकी भी सोच यही है कि हिंदुओं को तो रहने का, जिंदा रहने का हक ही नहीं है, और इनकी जो स्त्रियां हैं वो हमारी संपत्ति हैं। तो ये तो एक आम एक आम मुसलमान की भी सोच है। इनकी ये सोच बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बड़ी गहरी जड़ें हैं इसकी, और ये मदरसों से पोषित होती हैं, और मदरसे चल रहे हैं किनके आधार पर, कुरान के आधार पर। जर्मनी में एक बार एक पार्लियामेंट मेंबर थी, उसने सरेआम कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर, इस किताब पे बैन लगना चाहिए। तो उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ था, उसके पार्टी के लोग इसके खिलाफ हो गए थे। ऐसे भारत में किसी की हिम्मत नहीं होती है। एक वसीम रिजवी गए थे कुरान की कुछ आयतों को बैन लगवाने के लिए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोगला स्टैंडर्ड जब तक रहेगा ना हमारे देश में। अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने रामचरितमानस पे बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि वो एक जाति विशेष या कुछ निचली दलित जातियों के लिए उसमें भेदभाव किया गया है। परंतु वो व्यक्ति कुरान के विषय पे खामोश रहता है, जो मुसलमानों के अतिरिक्त सबका कत्ल कर देने का आदेश देती है। तो ऐसे नेताओं के समर्थन में जो लोग होते हैं, असली गुनहगार वो हैं। ऐसे लोग अगर अकेले पड़ जाएं तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ऐसी बातें करने की। उन्हें पता है ना कि मेरे पीछे बहुत सारा जनसमूह है। अब दिग्विजय सिंह भी इसी तरह की सोच रखते हैं। राजा रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजशाही से आते हैं, राजघराने से आते हैं, परंतु सदैव हिंदू विरोधी बातें करते हैं, और हिंदू उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये किस तरह के हिंदू हैं, कि अगर साथ में खड़ा व्यक्ति हिंदू विरोधी बात करे तो वहीं पे मुंह पे चपेट क्यों नहीं मारते, तो क्या बकवास कर रहे तू। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ इनको जो है ना वो दे देना चाहिए, जो घर वापसी कर रहे हैं, 2 ऑप्शन दे देने चाहिए, या तो घर वापसी करें या फिर
अपने किसी इस्लामी देश का टिकट दे देना चाहिए इनको। आर्थिक फाइनेंशियल जो है, चूँकि इनके बच्चे अब यहाँ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हमने हॉस्पिटैलिटी दिखा दी है, तो अब ये अपने देशों को लौट जाएँ। और मोदी जी को चाहिए कि इनको पैसे दे दें टिकटों के और इनको विदा करें यहाँ से, और जो सनातन में घर वापसी करेंगे, वही यहाँ रह सकते हैं और इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें। मुस्लिम देश शरणार्थियों को लेते कहाँ हैं? मुस्लिम देशों से भाग वो के ले जाते या हैं, ना कहाँ ले, यूरोप हमारी में, बला से। हम अपने यूरोप में नावों से भागते हैं। इनको दुबई वगैरह में यहाँ-वहाँ छोड़ दें, और जो हज करने गए हैं उनको वापस ना बुलाएँ। बस वो एक बार जब हज करने गई तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। और जो भी यहाँ से जाते हैं दुबई वगैरह, पाकिस्तान, तो फिर वापस नहीं, इंडिया नहीं, वन वे टिकट है। प्रीति उनको जी, तो आपको नहीं वापस लगता जैसे रिटर्न टिकट ना दें, और बस वन वे टिकट कर दें, और और उनको आर्थिक मदद दें टिकट खरीदने में। क्योंकि इतना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि अब इतने समय से ये यहाँ पल बढ़ गए, तो जो बच्चे हो गए अब उनको जो है सनातन में वापसी करें। और जो लोग सनातन में वापसी करते हैं वो अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते, उनके बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएँगे, और बच्चों के इस्लाम, साथ नहीं, उनके लिए आ- अलग गुरुकुल बनेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इस्लाम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, गैर मोमिन स्त्रियों को कब्जाना, उन पे हाँ, कब्जा करना, सिर्फ यही उद्देश्य है? क्योंकि इसी से हुँ, पूरी जनरेशन चेंज हो सकती है, हाँ, स्त्रियों पे कब्जा करना। अच्छा, जो हाँ, आपके गेस्ट हैं, ये बंगाल से संबंधित है। जी। अंग्रेजों के समय में एक आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक किताब लिखी थी, आनंद आनंद मठ, आप और लोग बात उनका करिए, मैं आती हूँ 2 मिनट में। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, और जीनी जी, जि, आप ऊपर आ जाइए। जिसमें प्रदीप कुमार थे, और उसमें गाना था वंदे मातरम। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी वो शायद, क्योंकि एक हाँ, हाँ, मेरे को याद है। वंदे हाँ, मातरम भी उन्होंने लिखा, हाँ, गीता हाँ। बाली उसमें हीरोइन थी। तो ये जो आनंद मठ के जो सन्यासी थे ना, हालांकि सारे मारे गए थे, परंतु मैं तो कहूँगा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने विरोध किया तो सही। और इसी तरह से गोपाल पाठा, जब ये डायरेक्ट एक्शन हुआ था उसके अगेंस्ट गोपाल पाठा उठा था और उसने तहलका मचा दिया था, और महात्मा गांधी उसको रोकने के लिए गए थे। जिस समय हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, तब महात्मा गांधी अपने सत्य के प्रयोग में लगे हुए थे। परंतु जब जहाँ कोई हिंदू पलट के कुछ करता है ना, तो महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठ जाएंगे, रोकने चले जाएंगे। मुझे तो लगता है महात्मा गांधी 1948 की बजाय ना 1942 में निपटने चाहिए थे। मेरा जीनी भी जी, क्या सेम ही कहते हैं मानना आप? है। बिल्कुल, उनको पहले ही कुछ अगर उनका सफाया करार गया रहता तो फिर शायद भारत का आज ये हाल ना होता। नहीं, वो उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी थे ना, जो जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर वेद मंत्र पढ़े थे, और वो सबकी घर वापसी में लगे थे, और बहुत सफल अभियान चल रहा था। तो वो भी सफल हो जाता, और ये जो आज हमारे यहाँ इतनी सुरसा के मुंह की तरह जो समस्या खड़ी हुई है ना, ये ना होती। अब दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में तो एक तो मूल जो पॉपुलेशन थी ना, मूल लोग थे, जिसमें से हम जैसे कुछ लोग हैं, बहुत कम रह गए हैं जो मौलिक रूप से दिल्ली के थे। मतलब जी, कुछ कुछ 1000 समझ लो, उन्हीं के कुछ बचे। बाकी तो पंजाबी जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, मुसलमान जो यूपी या बिहार से आके यहाँ बस गए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो दिल्ली की मूल आबादी तो रही नहीं। तो इसी तरह से हर जगह पर यही हो रहा है कि बाहर के लोग आके बस जाते हैं, वहाँ का डेमोग्राफिक चेंज कर देते हैं। जी, तो आपके इधर अब इस समय आप शायद ममता के राज में हो, आपको जी। क्या लगता है, ज्योति बसु का जो 35 साल का शासन रहा था, वो उस समय के जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में हिस्सा लिया था बंगाल में, उसके शासन से तुलना करके जरा बताएंगे आप कैसा रहा था ज्योति बसु का शासन? क्योंकि ये तो वामपंथियों का शासन था, उसमें कोई बिल्कुल, अंतर रहा था? हिंदुओं का नाश तब भी हुआ था, हिंदुओं का तब भी हुआ है नाश। बिल्कुल हुआ है। मठों से संतों को लेके उठा के लेके चला जाता था। चले लेके मीन्स उनको उठा के लेके चले जाते थे सर। पूजा करते थे वो समय, यानी ये 70s की बात है सर, कि वहां से जितने मठ थे, बड़े बड़े मठों की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे दक्षिणेश्वर मठ भी है, और इवन बेलूर मठ है जहाँ पे विवेकानंद जी वहां पे
मेडिटेशन करते थे। वहां से जितने भी कई मीन्स ने 100 के मात्रा में बच्चों छोटे छोटे उम्र के मीन्स जो यानी क्या बोलूं मैं, जो स्वामी बनना चाहते हैं ऐसे बच्चे भी रहते थे, और प्लस बड़े बड़े जितने भी साधु संत रहते थे उनको उठा के कम्युनिस्ट लेके मरवा देते थे सीधा। हाँ, वो ब्रह्मचारी बच्चों की बात कर रहे हैं आप, जो बच्चे होते हैं जी जी गुरुकुल में जाने वाले 5 साल के, वो उनको ब्रह्मचारी जी कहते हैं। जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आपने बात की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही पश्चिम बंगाल को बचाया था सर। पश्चिम बंगाल भी नहीं रहा रहता अगर गांधी और नेहरू की चली रहती तो पश्चिम बंगाल भी नहीं, वो पूरा बंगाल ही पूरे मुसलमानों को दे रहे थे वो लोग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया था, और जितने भी साल वो रहे जिंदा तब तक के बंगाल सही चला, पश्चिम बंगाल। उसके बाद उनको भी तो मारा गया है, मैं तो सीधा बोलूंगा, मुझे पता है वो अच्छे तरीके से। हाँ, कश्मीर में जाके उनकी हत्या, जी मैं हत्या ही कहूँगा उसको, क्योंकि जी देखिए, कई जो महान लोग जिनके नाम लिए जाते हैं, उनके तो पोस्टमार्टम तक नहीं हुए कि उनकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था। तो जी जब पोस्टमार्टम नहीं हुए, परंतु उनके जब गोडसे को फांसी दे दी गई है, कोई बता जी। सकता है गांधी का पोस्टमार्टम हुआ था क्या? नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। कितनी गोलियां निकली थी उसके शरीर में, कितनी गोलियां चलाई गई थी, ये सब चीजें कारपेट के नीचे छुपा दी गई हैं, लोगों को पता ही नहीं लगे। अभी भी देखो, मोदी जी भी हैं, माना कि वो गुजराती हैं और गांधी जी भी गुजराती थे, तो शायद उसके सपोर्ट करते हो, ये गुजराती गुजराती भाई हो गए, या गांधी का ऑरा कुछ ऐसा दुनिया में फैल गया है, चाहे देखो, चाहे छद्म रूप से फैला, परंतु जी भुगता तो गांधी का असली जो शाप कह लो, वो तो भुगता तो भारत के हिंदुओं ने है। परंतु सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है, मोदी जी भी कह देते हैं, गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे यार, उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। क्यों भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वो क्या सिर्फ तारीफ के लिए है? निंदा के लिए भी तो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर बिल्कुल। किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, तो उसकी निंदा करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, परंतु निंदा नहीं करेंगे। सर आपने गांधी की बात की है, मैं हाँ, मेरी कजन एक है, मीन्स बड़ी सिस्टर है मेरे फादर के साइड की, वो अभी यूएस में है अभी। तो वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है, तो उन्होंने जब हमारी बातें वहाँ पे करती है ना, और बताती है कि गांधी की का दोगला चरित्र कैसा है, तो वहाँ के जो काले लोग हैं वो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग गांधी को बहुत मानता था। गांधी का आप इम्पैक्ट देखिए। जब मेरे दीदी वहां पे बात करना शुरू कर की, एंड उन्होंने थोड़ा भी बताया, उन्होंने बोला नो, शट योर माउथ, वी डोंट वांट टू लिसन टू योर टॉक्स बिकॉज वी कैन नॉट लिसन अबाउट गांधी, एनीथिंग बैड अबाउट गांधी। हाँ, nobody wants जी to talk against गांधी और जी listen against गांधी। ये जी यहाँ पे के हिंदुओं में भी है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि देखिए, मुसलमानों को शह देने वाले अगर कौन था? गांधी था। अगर गांधी हिंदुओं के साथ खड़ा हो जाता तो मुसलमान इतना सब कुछ नहीं कर पाते। पार्टीशन के समय 50 करोड़ रुपए, जैसे वो बजट का हिस्सा होता है ना, कि इतना पैसा पाकिस्तान बना है तो उनके हिस्से में आएगा, तो 50 करोड़ देने के लिए भाई पहले 50 करोड़ दो उनको। तो उस पचास जी करोड़ से ही तो उन्होंने कबायलियों को और इधर कश्मीर में घुसाया था। जी वो बिल्कुल। तो ये गांधी ने हमेशा हिंदुओं की खिलाफत की है। वो तो ये कहता था कि अगर मुसलमान तुम्हें मारना चाहें तो तुम्हें मर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो तुम्हारी बच्चियों को औरतों को रेप कर लेते तो उन्हें चुपचाप करवा लेना चाहिए। मुझे तो सर मैं समझ ही वही, नहीं ये आता कि आपने ऐसा। स्टेटमेंट कहा ना, इसका इम्पैक्ट हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन छोटे छोटे गांव में जब ये सब सुनते हैं ना, वो टाइम पे वो लोग को इतना इम्पैक्ट होता था, वो लोग सही में बहुत दिल से गांधी को मानते थे। और वो लोग, उन्होंने आज सोचा कि गांधी ने ऐसा बोला है, अच्छा चलो ठीक है, ने फिर वो तो भगवान समतुल्य है हमारे लिए, अगर उन्होंने नहीं, कहा है तो हम बिल्कुल हथियार नहीं उठाएंगे। गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, जी गांधी अकेले नहीं, बहुत से लोग आते थे विदेशों से, भारत आ जाते थे। गांधी के साथ ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उसको हीरो बना दिया गया? इसके पीछे पूरा एक ग्रुप रहा था। और कांग्रेस तो तुम्हें पता ही है कि इस एओ ह्यूम ने ही बनाई थी। उसके पहले जो अध्यक्ष 5 थे वो सारे अंग्रेज थे। वो जी धीरे धीरे उसमें ये कांग्रेस के अंदर हिंदुओं को लाया गया। उनकी आइडियोलॉजी तो वही रही बिल्कुल। जो अंग्रेजों की थी, कि हिंदुओं के ही हिंदुओं को गुलाम बना दो। अंग्रेजों की तो खिलाफत चल रही है, तो अपने ही पिट्ठू बिठा दो, जिसमें अब देखिए, ये बात ताड़ गए थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी
इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था बिल्कुल। और अलग ढंग से चले थे उन्होंने। वो उनके अहिंसावादी सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। और जब एक और नैरेटिव जो हमारे देश में चलता है कि गांधी जी की वजह से, या कांग्रेसी भी चिल्लाते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमारी वजह से आज़ादी मिली है। मैंने कांग्रेसियों से, मैंने अपनी पोस्ट किया था एक कि 5 ऐसे कांग्रेसियों के नाम बता दीजिए जिनको आज़ादी की लड़ाई के कारण फांसी दी गई हो। 5 कांग्रेसी नहीं मिलेंगे आपको जी। कि जहाँ अंग्रेजों ने उनको फांसी मुझे तो दी हो। एक भी नहीं पता। नहीं है, इसी बिल्कुल नहीं है। तो वही ना, आज़ादी की अगर आप देखोगे तो जिस समय यूएनओ का गठन हो रहा था ना, तो मैं समझता हूँ कि जितनी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उन सबकी आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्टालिन ने। उसने ये शर्त रखी थी कि यूएनओ का गठन तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक कि कॉलोनीज फ्री नहीं होती हैं। तब मजबूरन बाकी सारी कॉलोनी फ्री करनी पड़ी, परंतु भारत के साथ नेहरू की वजह से छल हो गया। उन्होंने यहाँ पर बहुत इजीली भारत आज़ाद हो जाता, पर ये टालते जा रहे थे कि नहीं नहीं अभी भारत आज़ादी के लायक नहीं है, बहुत ये गड़बड़ हो जाएगी, या हिंदू मुसलमान का ये हो जाएगा, क्योंकि किस तरह से संभालेंगे। नेहरू शायद समझ नहीं रह पा रहे थे कि मैं कैसे संभालूंगा इसको। मुझे आपको अभी अजीब लगेगा, आप एक पोल करा लीजिए मैं कौन समझती हूँ नेहरू जो था ना वो खाली एक ड्रीमर था, वो वास्तविकता से बहुत दूर था और सेल्फिश भी देश था। देश को संभालने की क्षमता ही नहीं थी। आप पोल करा के देख लीजिए, अपने व्यूवर्स जितने इस समय देख रहे हैं कि आप वो सब लिख दें, क्या नेहरू देश को संभालने के योग्य था उस समय? बिल्कुल नहीं था, सरदार पटेल को होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल। 545 रियासतें हैं सरदार पटेल ने भारत में मिला दी, जी। परंतु जम्मू कश्मीर का चार्ज ले लिया नेहरू ने कि नहीं नहीं यहाँ यहाँ मैं देखूंगा। क्यों भाई, वहां तुम क्यों देखोगे? एक और वो रियासत उससे संभली नहीं, मिला नहीं पाए हैं, और वो आज तक उसका वो नासूर की तरह हमारे को डस रहा है। इतने युद्धों के अंदर लोग नहीं मरे, सैनिक नहीं मरे जितने शांति काल में कश्मीर में मर गए हमारे सैनिक। बिल्कुल। आप देखिए, भारत ने 3 युद्ध लड़े, भारत के कितने सैनिक मरे? 3 युद्ध पाकिस्तान से लड़े, एक चीन से लड़ा। टोटल जी। सैनिकों की संख्या गिन लेना, कम निकलेगी। और 1948 से लेकर आज तक कश्मीर में कितने सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संख्या ज्यादा निकलेगी। तो ये किस प्रकार की शांति है, समझ नहीं आ रहा। या तो डेमोग्राफिक चेंज करना ही पड़ेगा कश्मीर में। और मैं समझता हूँ पीओके ले लेना, भारत के सारे लोग चाहते हैं कि पीओके भारत में आ जाए, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में आ जाए। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उससे फिर यहाँ पे हिंदुओं को ही नुकसान है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। नहीं, हम तो वो ज़मीन लेंगे, इंसानों को थोड़ी लेंगे। नहीं, इंसान लेने पड़ेंगे इंसानों उनको। को तो तभी लेंगे जब वो सनातन में आएँगे। वो तो पहले अपने देश में तो कर लें, कश्मीर में तो कर लें, जो हमारे हिस्से में कश्मीर है उसमें नहीं कर पा रहे, तो दूसरे आजाद कश्मीर में कैसे कर लेंगे, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो ये तो इनका छल ही है। अच्छा है कि मोदी जी इस पे कार्रवाई अभी नहीं कर रहे हैं। जब स्थितियां अनुकूल हो तब करना चाहिए, अभी अनुकूल नहीं है। और इसका आर्थिक नुकसान भी होगा हमारे देश को, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा इलाका है और उसकी डेवलपमेंट फिर भारत को करनी पड़ेगी। हमारे हिस्से का पैसा वहाँ पे डेवलपमेंट में लग जाएगा जो हम पे खर्च होना चाहिए। तो पीओ के लेना अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। और आपके गेस्ट इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ओवरऑल माइंडसेट के ऊपर आना चाहूँगा कि जो मुस्लिम वाले माइंडसेट है, मैं सर मैं आप दोनों को ही वही कहूँगा, क्योंकि देखिए इनका जिंदगी भर से आजीवन काल से एक्सपेंशन का उनका आइडियोलॉजी रहा है। उनका जो मूल आधार है वो है ज्यादा से ज्यादा लैंड ग्रैब करना, वहाँ का जो रिलीजन है फिर जो भी फॉलोइंग है उसको तबाह करना और खुद का एस्टेब्लिश करना। भारत में बहुत शूरवीर पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत माँ की रक्षा की है, जिन्होंने लैंड को डिफेंड किया है, लेकिन डिफेंस इसका सोल्यूशन कभी नहीं रहा है सर, मैम। डिफेंस नहीं, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होगा आप लोगों को समझ रहा है? जहां जिस लैंड से ये चीज की शुरुआत हुई है, वो लैंड जब भारत लेगा ना, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूं, जब वो लैंड खत्म होगा तब जाके इस्लाम का खात्मा होगा, तब तक के नहीं नहीं, होगा। हम सब अभी मैंने सुना है पाकिस्तान में 30% लोग एक्स मुस्लिम्स हो गए हैं।
जी, रुपेश जी आपका बहुत स्वागत है। आप भी अपने विचार व्यक्त करिए। अनम्यूट होकर बोलिए। रुपेश जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। आवाज क्लियर आ रहा है? जी, जी आ रही है। मैं यही बोला था दादा। नमस्कार दादा, नमस्कार। आपका कैसे हो? हाँ, मैं তো ठीक हूँ। আমি আমি বাঙালি জানি, আমি বাঙালি না, ঠিক আছে? ওকে ওকে তা জি আমি তো ওখানে ছোটবেলা থেকে রয়েছি, আমি যা দেখছি, যাই হোক একটু হিন্দিতে কথা বলতে হবে যাতে हाँ हाँ সবাই যাতে বুঝতে পারো, ঠিক আছে? हाँ 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 हाँ। देखिए ऐसा है कि हम लोग हम जो हैं बचपन से वहां पे हम रहते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ का जो हालात जो अभी जो है ये तो चलते आ रहा है। बंगाली जो है सिर्फ बंगाली जानने बोलने से ही वो लोग ज्यादा गर्व करते हैं। वो जो सनातन पे गर्व से ज्यादा बंगाली पे ज्यादा गर्व करते हैं, ये समझना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूरा जो है ना मामला समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी स्टेट हो, हमारे हमारे कोई भी भारत के किसी भी कोने के, अगर वो सनातन है तो उससे अच्छा व्यवहार किया जाए और उसके साथ में कनेक्ट रह जाए, ठीक है ना? बिल्कुल सनातन को एक साथ में लेके चला जाए। और ये बात जो प्रीति जी समझा रही हैं, तो इसको भी समझना पड़ेगा पूरा कलकत्ता में। पैसा तो हम लोग कमा लेंगे, पैसा आज है कल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़े अच्छे से रुपेश खाना। जी, सॉरी टू जी इंटरप्ट यू। जी आप सर। देखिए कि जिस प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जय श्री जी राम कहने पर लोगों को जेल में डलवा देती हो और खुद भी चिढ़ती हो, कभी सुना है ममता बनर्जी के मुंह से जय श्री राम का नारा? मैंने उनको बल्कि मैंने तो आज की न्यूज़ में देखा था कि ममता बनर्जी ने किसी को कितने साल से एक प्रोफेसर को जेल में डाल दिया था, वो अब रिहा हुआ है। उसका दोष ये था कि उसने ममता का कुछ वो किया था। ये रेप मैं ट्वीट करने किया न्यूज़ पर था उसके पैसा, देखा था। अगेंस्ट, रेप ट्वीट करने किया पर था। पैसा दे रही है, रेप करने पर पैसा, हिंदुओं को पैसा दे रही है। इतना सारा रेप हो गया, इतना सारा कत्ल हो गया, और दबा दबा के इसको न्यूज बाहर नहीं निकलने नहीं देती है। मस्जिद वाले को पैसा देती है, मंदिर वाले को पैसा देती नहीं है। इतनी सारी दोगली इनका रवैया है। और पॉलिटिक्स में ये सारे जो है ना बहुत सारे अंदर चले आए हैं, ठीक है ना? मैं खुद उधर से ये देखो आज की न्यूज़, ये देखो मैं आपको आज की न्यूज़ दिखाती हूँ। 11 साल के बाद बरी हुए बंगाल के प्रोफेसर, उनका गुनाह था कि सीएम ममता बनर्जी का कार्टून ईमेल किया था। बताया वो कोर्ट के 72 चक्कर लगाने पड़ेंगे, बदला लेना चाहती थी राज्य वो वो सरकार। वो बनर्जी ममता बनर्जी हो ही नहीं सकती। वो एकदम नाम का एकदम पूरा वो रावण जैसा है ना, एकदम नाम वो पंडित का भेष धरे वो वही है एकदम। वो छोड़ दीजिए मैडम जी, वो ये सॉरी प्रीति अंबिकेश जी। महापात्रा को 11 साल से इसने कर रखा था। कार्टून शेयर किया इसने ममता का, तो ममता कौन सी पैगंबर है जो इसको जो है जेल में डाल दिया इसने। और बांग्लादेश को भी आप सीधे से नहीं लीजिए। बस बांग्लादेश इंडिया से बहुत कुछ लेता है, जिसके वजह से कुछ हिंदू वहां पे बचे हुए, नहीं तो वही हाल है। जिस दिन ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, जिस दिन इंडिया से कुछ लेना नहीं रहेगा, वहां पे 1% भी नहीं बचेंगे। मैं सर जी, 1% भी नहीं 24 बचेंगे। से और 7% पे आ गए हैं बांग्लादेश में भी हिंदू, 24 से 7% पर। दोस्त किसका है? दोस्त किसका है? आज भी तो एक बच्चे कर रहे हैं, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, एक ही बच्चे कर रहे हैं। हमारे घर में तो हमारे रिश्तेदार में तो 50-50 बच्चे हैं, एक साथ में रहते हैं सर जी। हमारे बहुत बड़ा फैमिली है, 100 फैमिली है हमारा। बच्चे तो इतना है कि बोले से ये नहीं होगा, हम भी करेंगे। हमारा 2 शादी ऐसा कुछ कर दिया जाए ना। कानून तो ये एक तरफा है, एक 3-3 शादी कर रहा है, और एक जो है कि बस एक ही पे सिमट जा रहा है। ऐसा क्यों है भाई? एक देश में एक एक कानून चलेगा, ये देख दो तो 3-3 देखो क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो देखो उससे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि सर जी, डेमोग्राफिक चेंज पे कुछ असर नहीं है सर पड़ेगा। नहीं सर जी, आप कोर्ट और कानून लेके चलिए, ठीक है ना? अगर अगर यहाँ का सनातन आदमी अगर नहीं समझेगा ना, जैसे कि बंगाल के आदमी अभी नहीं समझ रहे हैं, आज भी जो है कि मतलब वही सिर्फ बंगाली 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 करते जा रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे तो बस सामने जो हाल है, पैसा तो रहेगा, वो पैसा भी नहीं बचेगा, घर भी नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल वहाँ के और मैं भद्र लोग जो हैं वो, उनका कितना रोल है हिंदू के नाश में? वही है ना। वो तो है और ही ना कम्युनिस्ट मैं कम्युनिस्ट है खुद मैं ज्यादातर मैं खुद देखा हूँ कितनी सारी लड़कियां हैं जो कि बंगाली हिंदू लोग जल्दी से शादी नहीं करते हैं, और बहुत सारे हिंदू जो कि लड़की है जो कि 20 साल 22 साल में जो कि पैसे के अभाव में दूसरे की इधर वो लोग चली जाती हैं। हम खुद देखा है, 3-4 ऐसा शादी है, हम खुद आंखों से देखा है। सर जी बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। आप जैसे कि ये काम
जो चल रहा है बहुत ही अच्छी बात है। और ये बांग्लादेश का जो हाल है ना, वो सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, वो पूरा पश्चिम बंगाल का, पूरा इंडिया को ऐसा बदलने का चक्कर है। तो मैं अभी भी वही कहना आदमी अगर, चाहता था। जी सर जी, आपको सिर्फ मालूम है, आपको सर हम्म, जी आपको मैं बता दूं, ये आप ये बांग्लादेश का आदमी, आपको मालूम है, सिर्फ ये बांग्लादेश पश्चिम वेस्ट बंगाल में तो है, शुरू हो गया। अब वेस्ट बंगाल से कहाँ जा रहे हैं? सब झारखंड जा बाहर रहे हैं, निकल रहा झारखंड से है जी। सर जी बंगाल में कितने सारे पहुंच गए हैं आपको नहीं मालूम? ये बिहार में आपको नहीं मालूम है? मालूम जितने है सर। छोटे छोटे बिजनेस, जी। ये सब कहाँ से, ये सब पॉलिटिक्स वाले लोग भी ऐसे हैं हमारे, अभी इधर अभी नहीं समझ रहे, लेकिन समझ जाएंगे। अभी आप हम भी आप विश्वास नहीं जाएंगे तो करेंगे ठुकाई सर, करेंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी साल मेरे माता के कुछ ट्रीटमेंट के लिए मैं मद्रास गया था। मद्रास में वही लुंगी वाले बंगाली भरे हुए हैं, मैंने खुद ने देखा है। मद्रास तक के पहुंच गए वो लोग, केरल तक के पहुंच गए हैं वो लोग। ये सिर्फ देखिए आप बंगाल जो की ये समस्या नहीं है। आप रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, रोहिंग्याओं की? नहीं, दोनों दोनों बांग्लादेशियों की दोनों बात कर, मिक्स है, दोनों 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 मिक्स है मिक्स सर। है सर जी, जी। दोनों जी। तीनों मिक्स। आपको मैं एक बात और भी बता दूं, जो पाकिस्तान में भी बहुत सारे बंगाली हैं जो कि 1971 के जो डिवाइड हुआ था उस टाइम भी पाकिस्तान में रह गए थे। वो लोग ही बांग्लादेश में आके फिर बांग्लादेश से इंडिया में, वो लोग ही सब ये PFY वगैरह वगैरह सब इंफॉर्मेशन बाहर मुल्क में भेज रहे हैं। कोई बंगाली हो चाहे किधर का भी हो, चाहे किधर का भी हो, जो भी है, ये सारे के सारे एक ही है। जरूरत समय पड़ने पे ये लोग पूरा के पूरा बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। ओम हाँ जी, एक ही एक है। बात बताइए कि जैसे म्यांमार में बौद्ध भिक्षु विराथू ने एक लीड किया था एक मूवमेंट, क्या भारत में आप देखते हैं कि कोई सनातनी सन्यासी या साधु ऐसा कुछ खड़ा हो सकता है? किसी को देखते नहीं हैं खड़ा आप हो ऐसा? यति सकता, हम नरसिंह खड़ा हो यति सकते हैं ना, यति हम खड़ा नरसिंहानंद हो गिरी सकते जी हैं ना, महाराज। हम मैं खड़ा हो उनको सकते फॉलो हैं करता हूँ। जरूर। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये मैंने एक सवाल यति ओम जी से नरसिंहानंद किया ओम है। जी महाराज को आपका एक फॉलो जना करना स्वागत है। बोलिए, चाहिए। ओम जी एक आपका जना स्वागत बोलिए। है। आप भी अपने जय विचार हिंद। व्यक्त करिए। आप भी अपने विचार व्यक्त करिए, जय हिंद, टॉपिक वंदे लिखा मातरम हुआ पहले है। तो सबको। जी, जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। बोलिए ओम जी। ओम जी, आवाज आपसे सही आ था रही है? सवाल ये। तो जी, मैंने बिल्कुल जितेंद्र जी, मैंने सुना, फिर मैंने कहा ये भाई बोलने लगे दोनों अपने, तो मैंने सोचा शायद मेरे को गलत सुनाई दिया। तो जैसे आपने म्यांमार की एग्जांपल दी, जो वहां पर हमारे खड़े हुए वो, ठीक है, देखो ये बौद्ध धर्म वाले थे, हैं जितेंद्र जी? अगर गलत बोलूंगा हाँ तो जी। बताना। ये बौद्ध हाँ, धर्म बौद्ध वाले धर्म थे, और के। बौद्ध धर्म के अंदर हाँ, तो अहिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक वायलेंस का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। लेकिन उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया जितेंद्र जी, कि उन लोगों ने भी अपने कमर कस ली और हथियार उठा लिए इनसे लड़ने के लिए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ से भी हमारे साधु सन्यासी उठे हुए हैं, उठ रहे हैं, उठना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। ये कोई किसी स्टेट का काम नहीं है। जो अगर अंदर का कुछ ऐसा हो जाए ना, तो समाज को जागृत होना पड़ता है, होना पड़ता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वायलेंस ही की जाए। अगर बिना वायलेंस के काम बन रहा है जागृत करके, तो बहुत अच्छे से काम हो मु- सकता है। बोलिए मुझे जितेंद्र नहीं जी। लगता जो वायलेंस या ताकत के बल पे कन्वर्ट हुए थे वो समझाने से सीधे रास्ते पे आएंगे, क्योंकि ये संभव नहीं लगता। तो मेरा कहना था कि जैसे विराथू ने हिंसक आंदोलन को लीड किया और बाद में वहाँ की जो सेना थी और सरकार थी उनका भी सपोर्ट मिलने लगा जब उन्होंने देखा कि इनको रोकना मुश्किल है, और उन्होंने परवाह नहीं की कि पूरी दुनिया क्या कहेगी। यहाँ पर भारत तो इस समय चौथी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद ये सोच कर के हम ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ जाएगा और दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी, हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। यहाँ डेवलपमेंट हो किसकी वजह से रही है भाई? जैनियों की वजह से। 24% तो उनका शेयर है इनकम टैक्स के अंदर, वो टैक्स देते हैं। 1% से भी कम है, 0.04% जैन है और 24% वो टैक्स देते हैं। तो या अंदर से जब स्टेबल सपोर्ट मिलेगा तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। परंतु वही बात आती है कि हर चीज में मीठा डाल के खाने वाले से क्या उम्मीद की जाए? आप समझ रहे हो मेरा इशारा? मैं इशारा समझ गया जितेंद्र भाई, बिल्कुल आपका इशारा समझ गया। जो आपने बोला कि उम्मीद नहीं की जाए, लेकिन जितेंद्र भाई, अब इससे भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं कि इंटरनेशनल हमारे को रिलेशनशिप भी देखने होते हैं, ठीक है ना जितेंद्र भाई? आप समझ रहे हो, क्योंकि एक देश है, एक स्टेट है, वो उसका
सभी नेशंस के साथ वो है ना, हर टाइप का संबंध है, रिलेशनशिप है। तो हमें इंटरनेशनल प्रेशर भी देखना होता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी देखना होता है। कुछ काम होता है कि सीधा ही जाके मैं किक आउट कर दूं किसी को वगैरह, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के तरीके से ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं जितेंद्र भाई, वो बात बोल रहा हूँ। अदरवाइज अगर कुछ मिल जाए, इससे बढ़िया मिल जाए, तो क्यों नहीं हम सपोर्ट करेंगे यार, अगर जो सीधा ही जाके वो करे। मेरे को भी कई बार गुस्सा आ जाता है, क्या है यार, क्या जलेबियां ये, पर लेकिन हैं जितेंद्र भाई, समझ रहे हो ना कि भाई कि हाँ बैलेंस करके बिल्कुल। चलना पड़ता है। तो हमारे जो संत साधु या ऐसे कोई दिखाई देते हैं, जैसे नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, बहुत ब्लंट हैं, खुलकर बोलते हैं, उसका खामियाजा भी भुगतते हैं, दंड भी पाते हैं, जेल वगैरह भी जाते हैं, परंतु ब्लंटली बोलते हैं। क्या इनके अतिरिक्त कोई ऐसा दिखता है? अब उनके सपोर्टर कितने हैं? क्या ऐसा है कोई जो अपने पीछे 5-10 करोड़ लोगों की ऐसी भीड़ जुटा ले, जो ऐसे जो उनके एक इशारे पर, जैसे डायरेक्ट एक्शन बंगाल में हुआ था, उस वैसा ही कुछ या कश्मीर में हुआ था, उसका रिवर्स कुछ हो सकता हो? जितेंद्र भाई, जिन स्वामी जी का आपने नाम लिया, उन्हीं के एक है, उनके साथी जो जितेंद्रानंद। भी आप बोलो। हाँ, तो उनके साथ मैं जुड़ता रहता हूँ वहां पर, तो आपको पता मैं भी ही कई है। बार जुड़ा हूँ उनके साथ। हाँ 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 हाँ, आप तो आते हो, हाँ ठीक है। तो देखो हो रहा है काम, देखो अलग अलग तरीके हैं सबके काम करने के, लेकिन काम होना चाहिए। किस तरीके से हो, हमारे यहाँ पर वो नहीं है। हमारा तो ये मानना है, आपको पता है सनातनियों का ये मानना है कि लक्ष्य एक है, हमारा परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उसको पाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो चलो हो रहा है काम, होएगा। और आप भी उस लोग तरह की जुड़े तो सोच बहुत वाले अच्छी हैं, बात है। उस तरह की हम्म। सोच वाले हैं, सहज पके सो मीठा होए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ पर मेरे को राक्षस प्रवृत्ति के मिलते जितेंद्र भाई, तो आपने तो मेरे को देखा हुआ है, तो फिर मैं वहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति वालों से डबल राक्षस प्रवृत्ति का भी बनना जानता हूँ। पर जहाँ पर अच्छे से बात हो रही है, तो कुछ काम अच्छे से हो सकते हैं, तो फिर अच्छे से करेंगे। प्रीति जी, आप हाँ, किसी और को भी लीजिए, मैं एग्जिट करता हूँ, बैटरी लो हो रही है, मैं दोबारा जुड़ूंगा अगर लंबी स्ट्रीम रही तो। ठीक है भाई, जुड़िएगा ज़रूर। मैं आपकी आवाज वनातु जी, नहीं आ रही। आपका बहुत स्वागत है, अनम्यूट होकर बोलिए। मैम जी, नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैम, बहुत अच्छा आपने आज विषय लिया, धर्मो रक्षति हर रक्षित हर का महादेव। दर्दनाक। जी जी, हर हर महादेव। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप जहां से देखेंगे, कहीं भी आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, स्पेशली इंडिया में, तो हम लोगों ने ही प्लान किया है कि हम लोगों का ये सब आइडियोलॉजी रहा है, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। अभी भाई ओम जी बोल रहे थे कि बांग्लादेश में बहुत ही शांति प्रिय लोग, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जब इन लोगों ने शांति से नहीं रहने दिया, तो विराथू जी ने फिर ये सब एक्शन लिया। बहुत अच्छा कहा आप लोगों ने। ये तो एक बिल्कुल लास्ट का काम होता है कि जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो वो सब करना ही होता है। तो इसकी नौबतें हम क्यों आने दें? क्या हम कभी अपने इतिहास से सीखते हैं कि क्या 1400 साल जो हम लोगों ने दुख भोगे हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं है हमारी आंखें खोलने के लिए? या हम कभी और इंतजार करेंगे अभी कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और? ऐसा क्यों है? अभी आप देखेंगे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो परेशान हुए हैं, वो पूरी दुनिया में यहूदी हुए थे। और आज यहूदियों का क्या स्टैंड है इन शांति प्रिय लोगों के लिए? नहीं है उनसे ना वो? ज्यादा हम परेशान हुए थे। मैं कह रही हूँ, यहूदियों के हॉलोकॉस्ट से ज्यादा बड़ा हमारा है। मैम, उन लोगों को तो देश से ही साफ कर दिया गया, भागो। वो तो यूरोप भाग गए, अमेरिका भाग गए, ये चले गए, वो चले गए। उनका तो देश ही छीन लिया गया था। हम लोग कम से कम एटलीस्ट अपने देश में बचे, तो हम अन्याय सह रहे हैं, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को। लेकिन वो दोबारा से इकट्ठा हुए। उन लोगों ने अपने जो दिमाग का सदुपयोग किया, स्ट्रेटजी एक सॉलिड बनाए कि नहीं, अब नो मोर, नो मोर, हम अब नहीं सहेंगे, कुछ भी नहीं। किसी भी चीज में उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। अब उधर से एक गोली आते हैं, गोला दागते हैं, अब कुछ नहीं बोलता कोई। प्रयास किया है उन लोगों ने उनको डिस्टर्ब करने का, लेकिन नहीं कर पाते। उनको पता है कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। अगर अब कंप्रोमाइज किया तो फिर तो खत्म ही हो जाएंगे हम लोग। तो फिर हम लोगों को भी ये सब सीखना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि 1400 साल हम लोगों ने सहा, तो भैया आप ये सब कष्ट सहना हमारे ही अ, अ, उसमें
भाग्य में। ये भाग्य में क्यों है भाई? जी। थोड़ा सा आप भी सह लो। जबकि हम तो किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा। और अभी जैसे ओम भैया बोल रहे थे कि देखो, जब जियो पॉलिटिकल में कुछ इश्यू ऐसे होते हैं कि ना चाह कर भी हमको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है कि कुछ हो रहा है हमारे साथ गलत, वो हमको सहना पड़ता है। तो भैया विराथू नहीं जानते थे कि उन पे सैंक्शन लगेंगे? वो जानते थे, लेकिन वो सब सह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को बचाना है। क्या मोदी नहीं जानते? मोदी जी बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये कितने क्या हैं, कितने शांति प्रिय लोग हैं और ये हमको कहाँ ले जाएंगे। किसी भी रूप से ये हम पर दया करने वाले नहीं हैं। इनका हिस्ट्री रहा है। तो फिर क्यों करते हैं? उनका स्टैंड अप थोड़ा थोड़ा हम लोगों की तरफ से खिसकता जा रहा है। ओम भैया सुन रहे हैं मेरे को? बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जी, अगर जो पॉलिटिकल सिनेरियो से आप देखते हो तो उनका स्टैंड थोड़ा-थोड़ा खिसकता जा रहा है। वो क्या है कि वो सोच रहे हैं कि अब मैंने जो भगवाधारियों को या फिर सनातनियों को बहुत खुश कर लिया है, वो मेरा वोट पक्का हो गया है, अब मैं थोड़ा इधर डाइवर्ट करता हूँ अपने आप को। तो तो इसका ऐसे तोड़ काम क्या नहीं है? इसका तोड़ ये है नहीं कि जी। आप लोग खाली एक ही क्यों हिंदूवादी जो राष्ट्रवादी पार्टी है, और आप लोग क्यों नहीं मिलके एक पार्टी खड़ी करते और किसी एक को खड़ा करिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, जिसको जो कि कट्टर हिंदूवादी राष्ट्रवादी हो। मैम उसके लिए देखिए, हमको फिर उस थोड़ा समय चाहिए। नेशनल लेवल पे खड़ा होना और स्टेट लेवल पे खड़ा होना एक अलग डिफर होता है उसमें। अगर जब आप नेशनल तक जाओगे तो आपको 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। सब कुछ तो जो सेंटर में बैठा उसके हाथ में है। अब देखिए, जो पिछले 40-50 सालों से जो स्टेट गवर्नमेंट चलाते थे पार्टियां, जैसे सपा हुई, बसपा हुई और अदर स्टेटों में आप देख लीजिए, बीजेपी ने सबको साफ कर दिया। कहाँ टिकने दे रही मैं है? एक भाई बात अगर बताऊँ, फिर आप इजाज़त दें दूसरा सॉल्यूशन जी ये है कि सारे मिलकर जो है सारे हिंदू, काफ़ी सारे लोगों के सिग्नेचर्स लेके, यहाँ पर विदेशों में तो ऐसे ही होता है, 5,000 लोगों के सिग्नेचर लेके कोई बिल पास करवाना हो या कुछ करवाना हो, तो वो जो जो आपको सेक्शन वो हटाने हैं ना, कौन से वाले अभी 2 सेक्शंस जो हटने हैं, और हुँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, जो भी है, तो उसके लिए बिल 5,000 10,000 हिंदुओं के सिग्नेचर लेके जमा करो। प्रीति मैम मोदी और को आप भाई मोदी अगर के आप ऑफिस इजाज़त के दो तो बाहर खड़े मैं हो सारे मिलकर। पॉइंट ऐड करता ये हूँ प्रीति तभी हो मैम, अगर सकता है। आपकी नहीं इजाज़त हो हाँ, एक और एक भाई चीज़ की और मैं इजाज़त कह हो। दूँ कि पहले तो सबसे पहला मैम स्टेप ये है कि आप एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसमें लोग जोड़िए 50 हिंदू, 50-50-50 करके, फिर सारे व्हाट्सएप ग्रुप को मिलाकर ज़्यादा हो जाएँगे। तो इस प्रकार से मैम सारे मेरे संगठन पास बनाना एक शुरू सुझाव करें। है। मैम हाँ, मेरे पास एक हाँ। सुझाव ये है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड हुआ और एक एक और वहीं पे एक छोटा स्टेट है जहाँ पे अभी शायद झारखंड ही है, जिसमें कि बीजेपी बहुत ही नैरो गैप से अपना स्टेट गवा बैठी है। तो उसमें एक बड़ा कारण रहा था कि वहां पर जो नोटा था, एक ऑप्शन आता है वोटिंग के टाइम, सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, नन ऑफ द अबव। जी, तो जो पा रहे हैं नोटा का ऑप्शन आता है, तो वहां पर जो बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए जिनकी छवि खराब थी, जो परिचित नहीं थे, काम अच्छे नहीं किए थे, रिकॉर्ड खराब था या बीजेपी से थोड़े रुष्ट हो गए थे नेशनल लेवल पे लोग, तो उन्होंने नोटा को चूज किया, जिससे कि उनके बहुत सारे एमएलए हार गए। तो उन लोगों की समझ में आया। अब हम ये एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो हम नोटा यूज करेंगे। देखिए, हम देश के दुश्मनों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आप भी अगर ऐसा काम करोगे तो हम आपको भी पसंद नहीं करेंगे। तो अभी फिर वो भाई जरूर सोचेगी। मैं 2 गद्दी से 2 उतरना कोई 2 नहीं मिनट चाहता सर। 2 मिनट मैं बोल भाई, सकता हूँ? पता क्या जी बात सर, है? जी जी मैं जी आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था आपकी बात पे कैसे करूँ जॉइन। तो प्रीति मैम ने भी बोला, आपने भी बोला, देखो जो ये बात चल रही है ना, आपने बोला कि इंटरनेशनल, मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने बोला कि इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती जी हैं। जी अब मैं ना थोड़ा-सा इसको, अगर 1 या 2 मिनट आप मेरे को अनइंटरप्टेड दे दें तो फिर मैं बोलूँगा कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, कीजिए कीजिए। हाँ, जी तो ऐसा है कि एक होता है देश, जिसको हम बोलते हैं कंट्री, ठीक है? एक होता है राष्ट्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशन, ठीक है? हमको सबसे पहले ये
डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कंट्री में और नेशन में क्या डिफरेंस होता है, देश में और राष्ट्र में क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है। एक जो देश होता है उसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यहां से यहां तक फैला हुआ है देश। उसके लिए, उसको चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है, सरकार जिसको हम बोलते हैं, प्रशासन होता है, पुलिस होती है, आर्मी होती है उसकी रक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल उसके लिए। लेकिन जो राष्ट्र होता है भाई मेरे, और जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, राष्ट्र किसी सीमा में बसा हुआ होता है, हृदय में बसा हुआ होता है, जिसका एक कल्चर होता है, मल्टीपल भाषाएं हो सकती है, उनकी पूजा पद्धति हो सकती है, और वो देश कटने के बाद भी वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा होता है। ये नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान बढ़ गए, बांग्लादेश अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, अखंड भारत से इंडोनेशिया अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। राष्ट्र हमारे दिलों में बसता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती राष्ट्र की, नेशन की। ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, नेशन और कंट्री में फर्क। कंट्री को बचाने का काम जो कर रहे हैं वो है, लेकिन नेशन, राष्ट्र को कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई सेना, कोई पुलिस नहीं, उसको वहां के रहने वाले उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं वो लोग जीवित रखते हैं, वो लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई नेशन अलग है, कंट्री अलग है। कंट्री के लिए आपके पास आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है, प्रशासन, गवर्नमेंट, सब कुछ है। राष्ट्र उससे नहीं होता। राष्ट्र वहां के रहने वाले राष्ट्र के नागरिकों से होता है, वहां रहने वाले, बसने वाले लोगों से होता है। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान अलग हो गया तो वो हमारा राष्ट्र नहीं है? वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। बांग्लादेश देखिए हमारे राष्ट्र ओम का जी, हिस्सा है। हम जारगन्स हेलो में नहीं पढ़ते, हम हेलो जारगन्स में नहीं पढ़ते। ये हिंदू राष्ट्र है हमारा, नेशन है। वो उम्मा में विश्वास करते हैं, वो राष्ट्र या देश में विश्वास नहीं करते। वो उम्मा में जी यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल हमारे, तो हमें भी बाउंड्री यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास। जी सनातनी ब्रदरहुड और राष्ट्र और देश से कोई मतलब नहीं है। हम जो है वो, पाकिस्तान हमारा राष्ट्र नहीं है, क्योंकि हमारा जो बंटवारा हो गया था तो उनको वो हिस्से में दे दिया था, रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हुआ था। तो ये हिस्सा जो है ये इंडिया का, ये हिंदुओं का हिस्सा है, जिसमें कि पाकिस्तान जो मुसलमान हैं वो हमारे हिस्से में गलत रह रहे हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल वो सही। उन्होंने अपना हिस्सा भी ले लिया और हमारे हिस्से में भी रह रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि केक का आधा हिस्सा भी ले लिया और हमारे हिस्से में भी शेयर लगा रहे हैं। तो मैं भी ये बिल्कुल बोलता सही हूँ। कह रही है मैम, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल या तो तो होना ही इसलिए ऐसा ही चाहिए जो हुआ है था। हमारे साथ। ये बहुत बड़ा अब, धोखा है। हाँ, और इसलिए जो है उसका समाधान यही है कि इनको बोलो कि भाई ये लोग घर वापसी करें, या फिर जो है इनको वन वे टिकट दो कि ये अपने मनपसंद इस्लामी देशों में प्रस्थान करें। जी हाँ, बिल्कुल, स्थान विशेष आपने में बहुत चले जाएं अपने। सही बोला मैम। जी जी। हेलो अभी हाँ मैं ट्रुथ रिवील्ड जी, आप हिंदू है, मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम है? हाँ, मैं मुसलमान हूँ। जी, आप मैम, मैं कहाँ अभी से ज्वाइन हैं? करता हूँ ये आपको, मुस्लिम है अभी मैम, ज्वाइन पहले ही करता हूँ। बता देता हूँ। जी बस आराम से बोलना भाई। जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्रुथ करके बोलना। रिवील्ड जी, ट्रुथ आप रिवील इंडिया से हैं एकदम। या पाकिस्तान से हैं? हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जी जी, बोलिए। हाँ, तो आज का अब हमारा बताओ। टॉपिक है धर्मो रक्षति रक्षितः का दर्दनाक पलायन। जो ये बांग्लादेश के लोगों के साथ मुसलमानों ने जो अन्याय किया, उनकी बहनों का रेप करा और उनको ही, उनके ही घर से बेदखल किया, सारी उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली, उनको मार दिया। इतना बड़ा नोआखली में जेनोसाइड हो गया। लाखों लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का रेप और असंख्य लाखों लोग जो है उनका कत्लेआम हुआ। उसके बारे में आपको क्या कहना है? ओके मैडम, देखिए मैं ये कहता हूँ, देखो जहाँ कहीं भी राइट्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे नहीं नहीं, ये मुजफ्फरनगर राइट नहीं हुआ, थे, सॉरी, जिस तरह से राइट्स नहीं थे गुजरात ये। हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैडम ठहरिए लेट ठहरिए मी स्टॉप ठहरिए, यू, 1 मिनट। लेट मी स्टॉप यू।
1 Let me minute. stop you for 1 minute. using the wrong word. It is not riot, it was genocide. Riot होता है जब दो मेरा तरफ से लड़ाई ओके होती है, ओके तो जिस it तरह was से not गुजरात का जेनोसाइड from हुआ, two sides. Yes. कश्मीर जेनोसाइड हुआ, जिस तरह से जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, जम्मू में हुआ, जिस तरह से गुजरात में हुआ, मुजफ्फर में हुआ, और साथ ही साथ ये दिल्ली का मैसेकर हुआ, इसे से ये सब कुछ ऐसा होता रहता है मैडम। ये जो भी करता है पॉलिटिकल वाले करते रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं, ये है, पॉलिटिकल वाले नहीं ये करते हर हैं। जगह ये जो होते हैं, कुरान ये जो कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, ये वो ये करते हर हैं जगह क्योंकि करते हैं, सुनिए करता है, क्योंकि हिंदू उनकी भी करता किताबों है, में नहीं हिंदू नहीं भी ये करता आपने है। यहाँ पर फिर मैं आपको हिंदू स्टॉप कुछ नहीं करूंगी। करता है, आपकी किताब में है, सॉरी मैं हिंदू आपको फिर कभी से कुछ नहीं स्टॉप करता है। करूंगी। एक मिनट, सब लोग चुप हो जाइए। मैं आपको फिर से स्टॉप करूंगी ट्रुथ रिवील, क्योंकि आप यहाँ कह रहे हैं कि पॉलिटिकली इंस्पायर्ड लोग ऐसा करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आपकी किताब जो कुरान है और हदीस की किताबें हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि काफिरों की जमीन पर जाइए, काफिरों की लड़कियों को जो है, और काफिरों को धर्मांतरित करिए। अगर वो नहीं होते हैं तो वो जजिया दें, नहीं तो उनको जान से मार दें। इसी पर वो अमल करते हैं, और इसीलिए ये सब तरफ एक जैसी चीजें होती हैं। अगर ये पॉलिटिकली इंस्पायर्ड होता तो सबके ये एक जैसे व्यवहार, इतने सारी जगहों पर एक जैसा व्यवहार नहीं होता। ये सारा व्यवहार जो है वो डिट्टो कुरान और हदीसों से लिया गया है। दैट इज व्हाई इट इज सिमिलर इन ऑल द प्लेसेस। एंड प्रीति मैम, बिफोर यू ऐड हिम, मैं इन भाई के लिए बारे में बोलना चाह रहा हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया, ट्रुथ रिवील भाई मैं म्यूट लगा के रखूंगा, लेकिन मैंने आपको कल भी एक चैनल पे बोला और मल्टीपल जगह पे बोला कि आप है ना अपनी अरे बात बोल के अरे रुका मत कीजिए। दे। बस इतना बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, बोलिए आप। ओम, ये चैनल तेरा नहीं है, तेरा पाऊंगा तब वहां पे ऐसे ही बात करूंगा, वहां पे ऐसे ही भाई बोलूंगा। तमीज से बात करो, सब मत किसी बात का कर। चैनल है, तमीज से अच्छा, बात तो करो। तुम यहाँ पर हो, एक मिनट, तुम यहाँ पर चुप सब रहो। लोग चुप हो भाई जाइए। मैडम से बात करने दो मैंने मुझे, ट्रुथ रिवील आप से लोग यहाँ बोला पर बात है। मत करो। हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मैडम आपने से जो बात ये करने दो गलत मुझे। बोला ना कि पॉलिटिकल इंस्पायर्ड है, वो बात गलत हाँ, है, क्यों क्योंकि ये सब आपको साबित सेम करनी होगी बिहेवियर कि है। आपको अगर ये साबित करो। पॉलिटिकल इंस्पायर्ड मैं होता तो डिफरेंट होता, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि सबका व्यवहार एक जैसा है और वो कुरान और हदीसों में मिलता है। दैट इज वाई ये सारा जो अत्याचार है और दहशतगर्दी है, ये सारा ओके, कुरान और हदीस से अथर्ववेद में भी है, अथर्ववेद नहीं में है। है, भगवत गीता में सॉरी, है, अगर है तो महाभारत आप लेकर आइए ना, रेफरेंस महाभारत लेकर आइए। महाभारत नहीं, आई एम रिमूविंग यू बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक रिवेंज बाय स्पीकिंग नॉनसेंस। अगर आपकी बात में कोई सच्चाई है कि अथर्ववेदा में या भगवत गीता में लिखा है, तो लेकर आइए रेफरेंस। यहाँ पर मेरा ये चैनल अभी ऑन है, तो मैं आपको वापस ले लूंगी। मेरे को यहाँ प्राइवेट चैट में लिखिए कि रेफरेंस दे रहे हैं आप। अगर प्रीति आप मैम, यहाँ पर मेरे को प्राइवेट चैट में रेफरेंस लिख के दीजिए, देन आई विल रीड द रेफरेंस एंड वी विल फाइंड आउट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सनातन धर्म। अगर ये अत्याचार सनातन धर्म से निकला है, तो सनातन धर्मियों को अटैक करना चाहिए मुसलमानों पे। यहाँ पर तो मुसलमान अटैक कर रहे हैं, हर जगह मुसलमान अटैक कर रहे हैं। तो अगर ये अथर्ववेद में दिया होता या भगवत गीता में, तो सनातनी को अटैक करना चाहिए। तो आपकी बात जो है वो अनरीजनेबल एंड फॉल्स है। आप झूठ मत बोलिए। Okay, जो चीज I गलत can है prove उसको it. गलत ही I कहना can चाहिए, prove और it. जो चीज सही है I वो can prove it. then please can come and prove it. prove it, which is very stupid of you to say that, because सारी जगह पे attacks are being done by Muslims. If anything wrong was written in Sanatan books, then they would have attacked. But none of the Sanatanis are attacking. It's only the Muslims who are attacking. So it has been also found from the Quran and Hadith that I have shown references from several of my streams that all this terrorizing verses are coming from Quran and Hadith. And the manner in which and the modus operandi in which all these Muslims are acting is also coming from Quran and Hadith. Quran is a violent book with 179 verses of violence, and Hadith is a pornographic book, and both these books should be banned. And if you have anything to say against the Sanatanis, bring the reference. And also it can be proved practically, because none of the Hindus are attacking others. So it means that none of the Sanatani books are wrong, because none of the Sanatanis are attacking the Muslims. It's only the Muslims who are attacking
everywhere in the world. ओके, वनांदु जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी मैम, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल सही सही बातें रखी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा कोना आप बता दीजिए कि जहाँ पे सनातनी जाके कहीं अटैक करता है या कोई और अटैक करता है इनके अलावा। ये तो अपने ही देश में आप देखिए, जहाँ इनके अपने इस्लामिक राष्ट्र है, वहीं पर इनके झगड़े आपस में होते रहते हैं। शिया सुन्नी को मुस्लिम नहीं मानता, उनमें झगड़ा रहता है। जहाँ मौका मिलता है काट देते हैं। अहमदिया को नहीं मानते, ओके बरेलवी को नहीं आप मानते। दलित तो को फिर मार ये देते हो, आप दलित को मार सर देते सर हो, सर आप ब्राह्मण शांत रहिए। क्षत्रिय को देखिए मार देता अपना है। धर्म है तो आप क्यों बोलिएगा क्यों प्लीज। क्षत्रिय को आप मार देते अपने हैं धर्म पे ये नहीं देखो, ब्राह्मण को क्यों मार आप कितना देते हो? बड़ा बंगाल से हैं। जेनोसाइड हुआ है। ब्राह्मण को अभी मारने देखो वाला कौन था? ट्रुथ देखिए रिवील्ड, कल ये ही देखो बंगाल से कल ही आप मार दिया, गलत बात है। कल ही नहीं मार देखो दिया ये ये हमको भी आता है, छोटा सा लेकिन दलित बच्चे को। हमारा आप धर्म और आप ये संस्कृति और ब्राह्मण सभ्यता, हमारे सुनिए, संस्कार ये हमको ट्रुथ रिवील्ड परमिशन नहीं देते कि हम गलत बोले। जी मैम मैं इनसे बात करना जी, चाहूंगा। मैं एक मैम बात और इसको बोलना चाहती हूँ। ट्रुथ रिवील्ड, यू आर रॉन्ग हियर अगेन. You are saying that Indians kill Dalits, whereas Dalits were taken by Muslims and their women. First of all, Dalits were asked to do the shit work. They were asked to lift potties of Muslims. They were not given any good jobs. Secondly, they were not given any nationality status. Even when they were living in Kashmir, they were not given any nationality status and they were asked to lift potties. उनसे टट्टियां उठवाई गई। इसके अलावा जो दलितों के घर में शादियां होती थी तो उनकी बहुओं जो नई आती थी उनको बोलते थे मुसलमान की पहले ये हमारे घर में आएंगी फिर अपने ससुराल जाएंगी। इसके बाद वो जो दलित सुअर पालते थे वो उन्होंने ये सोचा कि ये हमारी जो नई बहू है उसके साथ रेप करे। इससे पहले उन्होंने उसके पैर जो हैं वो सुअर के खून में भिगा के बोले कि ये हमारे यहाँ कस्टम है कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं नई शादियां हुई वो सुअर के खून में महावर लगाकर उन्हीं खून भरे पैरों से जाती है अपने ससुराल, तब जाकर वो बेचारी बच पाई। नहीं तो तुम्हारे मुसलमानों ने उन सबका रेप करने के लिए ये नई चाल लगाई थी जो दलितों ने अपनी अकलमंदी और सूझबूझ की वजह से काट दी। हमारे यहाँ भारत में अनेक मंदिर हैं जिनके पुजारी दलित हैं, जिनके पुजारी शूद्र हैं, जिनके जो मंदिर के पुजारी हैं स्वयं। इसके अलावा हमारी पुस्तकों में श्री राम ने शूद्रों के हाथों से बेर खाए, उनके झूठे बेर। हम तक किसी की झूठी चीज नहीं खाते, चाहे वो किसी भी कुल का हो, लेकिन उन्होंने जो ईश्वर थे उन्होंने उसके मुंह के झूठे बेर खाए। हमारे यहाँ जितनी रिस्पेक्ट करी जाती है वहां मुसलमानों में नहीं करी जाती। मुसलमानों में तो ये भी लिखा है कि जो काफिर अल्लाह को भी बहुत प्यार करेगा वो भी जहन्नुम जाएगा। एग्जैक्टली मैम, अगर आप बिल्कुल बोले सही तो मैं कहा आपसे आपने। एक बात करना। देखो मेरा भाई एक मिनट रुक जाओ। ओम जी, क्या ओम जी बोलिए। हाँ मैं 1 मिनट के लिए बोलूंगा। ट्रुथ रिवील भाई, प्रीति मैम ओके की ओके पीएचडी खत्म हो गई, पीएचडी खत्म हो गई, पीएचडी खत्म हो गई, पीएचडी को डाल के आना उसका। हेलो, देखो ट्रुथ रिवील्ड तुम्हारा बात नाम ऐसी तो तुमने रखा है कि जो ट्रुथ रिवील्ड, पर इट इज नॉट ये ट्रुथ बात दैट यू आर रिवीलिंग, यू बोली आर ना, ये नॉट बहुत अकॉर्डिंग कम टू योर लोगों को नेम। पता है ये वाली जो अरे दलितों नेटवर्क सीधा करना यार। वो ओम जी आपकी आवाज आ नहीं रही है, नेटवर्क कहाँ गई? आपकी आवाज एक मिनट ट्रुथ रिवील जी प्लीज डोंट स्पीक। ओम जी आपके नेटवर्क कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, आपकी कट के आ रही है। करें 1 मिनट में ओम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है जी। ट्रुथ रिवील्ड जी, आपको बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हुआ था उसके बारे में कोई बात करनी है तो करिए, नहीं तो आप ओके चैनल छोड़ ओके दीजिए। आगे ठहरिए। ओके एक सेकंड मैडम। ओके क्या बोलना चाहते हो? अच्छा थोड़ा सा देखिए कि आ रही है आपकी, नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो हट, उस जगह से हटो ना यार, उस जगह से हटो, बाद में से आ जाओ, हम पर आ जाओ। आपको सुनिए ट्रुथ रिवील जी, आपको अगर उनका जो फैमिली का जो स्टोरी है कि उनको
पलायन करना पड़ा और कैसे उनके ही अपने रिश्तेदार को ओके काट दिया गया और इतना सारा अरे जेनोसाइड हुआ, यार उसके बारे में ओके कोई ओके बात ओके करनी है तो आप करिए। दिस इज द ओके टॉपिक, ओके ये टॉपिक है आज का, इसके बारे में करनी है बात तो करिए। मैं 2 मिनट देती हूँ। देखो, चाहे जहाँ कहीं भी मैसेकर हो या जेनोसाइड हो या दंगा फसाद हो, इसमें जो भी दोनों कम्युनिटी के क्या होता है, कोलेटरल डैमेज होता है, जिस तरह से नहीं नहीं गुजर नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 1 सेकेंड यहाँ पर हिंदू, सॉरी, you are not in a position to discuss because you lack knowledge। एक ही कम्युनिटी का नुकसान हुआ है एंड दैट इज हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि जो मारे गए थे विक्टिम सारे ही हिंदू थे। मैम अब जेनोसाइड आवाज हुआ आ है रही है? लैक्स ऑफ हिंदूज का, कोई एक दो हिंदू की बात नहीं हो रही है। तो यू लैक द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, तो आप जाके पहले हिस्ट्री की पढ़िए, गूगल करिए, चाहे कोई और सोर्सेस से न्यूज़पेपर्स उठा के देखिए पुराने, आर्काइव्स में जाके देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पुराने न्यूज़पेपर्स निकाल के देखिए, कैसे भी करिए। गेट योर हिस्ट्री स्ट्रेट फर्स्ट, तब आके आप बात करना। और अनदर थिंग कि जब हम जेनोसाइड की बात करते हैं, वी डोंट लाफ, एंड यू केम एंड यू स्टार्टेड योर टॉक विद लाफ्टर एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब हम जेनोसाइड की बात करते हैं तो ये दुख की बात है, जो फैमिलीज के लोग मरे हैं, हम उनके लिए कितने भी आंसू बहा लें वो भी कम है। और आप इतने इनसेंसिटिव तरीके से हंसे पहले, अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले, उससे मुझे हर्ट हुआ है। प्लीज डोंट डू दैट अगेन। और अपना नाम भी आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप ट्रुथ रिवील्ड अगर सचमुच हैं तो आप हिस्ट्री जाके पता करेंगे, और कम से कम इतने तो आप में मैनर्स होंगे कि कोई ये जेनोसाइड हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करिए और उनको रीविक्टिमाइज मत करिए। यू आर रीविक्टिमाइजिंग अ विक्टिम, दैट इज रॉन्ग। प्रीति मैम आवाज आ रही है अब मेरी? जी, अब आ रही है, बोलिए। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये ट्रूथ रिवील भाई है ना, इधर उधर घुमा के बोल रहा है। मैं ऐसे बोला जहाँ जो प्लेटफॉर्म होगा तुम्हारे उधर वाले की बात पीएचडी की लगा रहा वहां बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैम का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं कैसे बोल दूं मैम की इजाजत के बिना? ठीक है, यहाँ पर जो पलायन की मैम बात कर रही हैं, बांग्लादेशियों का पलायन या उसके कारण से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, उस पे बात कर लो भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मैं म्यूट लगा के रखता हूँ हमेशा। अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हो तब मैं बोलता हूँ मैम से, होस्ट से, जो होस्ट होगा जिस चैनल का उससे बोलूँगा। तो मैं तो नहीं ऐसे बीच में बोलता। आपने बोला मैम के साथ बात करने, तो मैम से करो ना बात आप, उनके क्वेश्चंस के आंसर दो ना। दीन के नाम पे तुमने देश माँगा, दीन के नाम पे देश माँगा, मिल गया तुम्हें, किसी भी तरीके से मिल गया ना। उसके बाद टू नेशन थ्योरी का क्या हुआ? 1971 में टू नेशन थ्योरी तुम्हारी चलेगी, उखड़ के बांग्लादेश बन गया। इसका आंसर दो ना, वो किस आधार पे तुमने जेनोसाइड किया? दैट इज नॉट दंगा मेरे भाई, दैट इज नॉट दंगा, दैट इज वन साइडेड वॉर, दैट इज जेनोसाइड। तो टू नेशन थ्योरी तो उसी दिन फ्लॉप होगी जिस दिन तुम्हारे जो कायदे आजम है, उन्होंने बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वहां जाके उन्होंने स्पीच दी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ऐसा ही है मैम, जिस तरीके से मैं अच्छा सा नहीं बोल सकता, वैसे उन्होंने ऐसे ही बोला, इंग्लिश में स्पीच दी कि आज से उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, और बाकी सारी लैंग्वेज को कुचल दिया, बंगाली, पश्तो, सिंधी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अपनी गलतियां मानो भैया, अपनी गलतियां मानो। हाँ, कोई आ रहा है भाई तो हाँ, आके क्योंकि डिफेंड करे। ट्रूथ रिवील्ड जी, आपको जाके हिस्ट्री चेक करिए और ट्रुथ का साथ दीजिए। अगर आपने अपना नाम ट्रुथ रिवील्ड रखा है तो ट्रुथ का साथ दीजिए। आप एक कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी फॉर नो रीजन, जबकि आपको ट्रुथ के साथ साथ देना होगा। हम जो है, मैम अगर मैं कोई कुछ शेयर कर सनातनी सकता गलत काम करता है तो हम उसकी साइड नहीं लेते हैं, पर आप लोग अन्याय और दुराचारी की साइड लेते हो, पेडोफाइल को नबी बना देते हो, तो आप लोग बेसिकली रॉन्ग हो। बिल्कुल। मैं मैडम कुछ जी और इसका बोलना नाम चाहता हूँ। ट्रुथ रिवील है ना, तो एक मिनट ये बोल के मैम चला जाऊंगा हाँ हाँ मैम। कोई नहीं, ये अपने ट्रुथ को ही रिवील करता है अपने बोलने से, ये अपने ट्रुथ को जी ही रिवील करता है अपने इस्लाम में। हाँ भाई जी, बोलिए। वनांदु जी बोलिए। जी मैम, अभी जिस तरह से ओम जी कह रहे थे कि बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हुआ, बिल्कुल सही कहा।
आपने, तो शायद आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था कि वहां पर ऑफिशियली डाटा दिया गया था कि 5 लाख लेडीज लोगों का वहां पे रेप हुआ था, लेकिन वो डाटा जो दिया गया वो जो रियलिटी थी उससे 4 गुना कम था। 20 लाख लेडीज का इन लोगों ने रेप किया। जब वो आपके भाई थे, मुस्लिम भाई थे सारे के सारे, तो फिर रेप क्यों किया? दूसरा, बताया गया कि वहां पर एक 50 लाख लोगों ने वहां से पलायन कर दिया, लेकिन जो ऑफिशियली डाटा वो बोल रहे हैं कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख वहां से आए। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो 5 करोड़ मुस्लिम लोग निकल कर इंडिया में एंटर कर गए थे, उन लोगों से डर डर के। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी था, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया उन लोगों को, इतना बुरा उन लोगों का हाल किया। शायद पिछले किसी एपिसोड में कुछ स्ट्रीम चल रहा था, मैंने बताया था कि उन लोगों ने औरतों को किस तरह से कैंप में इकट्ठा किया। उन लोगों के जो कपड़े थे लेडीज लोगों के, वो सारे उतार दिए। अब भागो, कहाँ जाओगे? वो नहीं जा सकते थे बेचारे, बस वो उसी कैंप में पड़े हुए हैं, बस कहाँ जाए? अब नंगा आदमी तो कहीं जा नहीं सकता, सॉरी, आदमी 1% जा सकता, लेकिन लेडीज तो नहीं जाएगी ना। इन लोगों ने इतने अत्याचार किए। मैम जी, शायद आपको याद हो अभी मैं तो जो जी, मैम 1 मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं, बस। इन लोगों ने, इनकी जो आर्मी थी, उन लोगों ने जो ये आपका गन होता है, जो पूरा लंबा राइफल होता है, उसके आगे जो बोलते हैं क्या, जो चक्कू सा होता है, बैनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो पूरा इस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट में एंटर करके ऐसे बीच उसमें कैंप में ऐसे टांग देते थे, मार मार के उनको नंगा करके। आप इतनी दहशत इन लोगों ने उनके अंदर पहुंचा दी थी कि हाँ, आप कुरान में भागो लिखा कैसे? है कि काफिरों के बिल्कुल दिल में दहशत पैदा करो। दहशत, ये वही काम बिल्कुल तो कर रहे हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल काम कर उन्होंने रहे हैं। किया मैम, जी, वहां पे किया। अब हाँ, मैं, जो बांग्लादेशी कोई भाई अगर सुन रहा है तो वो थोड़ा अपने अंदर झांके ना कि लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था, और तुम इनको कैसे भाई कहते हो? कैसे कहते हो? क्या वो तुम्हारे भाई हो सकते हैं कभी? और फिर कभी कोई बात आती है तो आज लोग वही हमको आंखें दिखाते हैं कि यहाँ की आर्मी वहां पर गई, हमारा इंटेलिजेंस वहां पर लगा, उन लोगों को वहां से आजाद कराई, नरपिशाचों से छुड़ाया, और वो आज हम ही को आंखें दिखाते हैं। क्या हमको गुस्सा कभी नहीं आता? या फिर हम क्या सोचेंगे उनके बिल्कुल। बारे में? क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं थोड़ा सा कि वो बदले में हाँ, क्या दे रहे हैं? नहीं, वो तो अपनी सोचना किताब के चाहिए सब, अनुसार कर रहे हैं, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, उनकी ये कॉन्शियंस है सोचना नहीं। चाहिए, उनको जी, सोचना धर्मो चाहिए कि हम रक्षति कहाँ खड़े रक्षतः। हुए हैं। जी, धर्मो रक्षति रक्षतः, आपको ट्रुथ रिवील्ड से क्या कहना है? मैम मैं वही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया था कि मेरे दादाजी के छोटे बहन को मारा, वो उनके बाजू में रहने वाले थे। उन शख्स का नाम भी मुझे पता है क्योंकि मुझे बताया गया था, अब्दुल रशीद नाम था उनका। उनका वहाँ पे बाजू में ही घर था, एंड वो कोई पेसेंट या फार्मर नहीं थे, वो अच्छे खासे घर के थे। ओके, ये आदमी जो सुन रहा है, बकवास कर रहा है लाइव चैट में, उसी को बोल रहा हूँ। ट्रुथ रिवील्ड नाम रखा है, नाम तेरा ट्रुथ रिवील्ड होना ही नहीं चाहिए, जो भी है बकवास आदमी है तू। और मैं सीधा तेरे को बता रहा हूँ, तुम्हारे जितने भी लोग हैं, तुम लोग ही हमेशा से सब टाइप के गंदगियां करते हो, दूसरों को मारते हो। समझ में आ रहा है तुमको मैम? क्योंकि वो आदमी हमेशा से भाईचारा दिखाता था हमारे परिवार को, बहुत आना जाना, मिलना बैठना, खाना पीना, सब कुछ। और जब इंडिपेंडेंस का टाइम ड्यूरिंग 1944 उनका ऐसा था कि वो परिवार बोलता था सब साथ मिलके अंग्रेजों को हराएंगे, साथ मिलके अंग्रेजों को हराएंगे। और जब मौका आया तब क्या किया उन लोगों ने? दिखा दी ना अपनी औकात। सॉरी आई एम यूजिंग दिस टर्म, बट सच मैन, हमने जो ओके सहन किया ओके हमारे मुंह से यही ओके निकलेगा। ओके ओके ब्रदर, ओके नहीं, देयर ब्रदर, इज जिस नथिंग तरह ओके, से आपके इट इज नॉट संस, ओके, इट इज संस्कारी नॉट ब्राह्मण ने ओके, जिस तरह से बल्किस बानो इट के इज साथ नॉट किया था। ओके। तू ब्राह्मण की बात मत कर, जब काटा ना तब ये तूने ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय नहीं देखा। इतने समझ में आ रहा सारे है तुझे? विमेन का अरे कर रहा है और उसका बदले में भी बोल रहा है, इसकी ये इतना बदतमीज है। मुझे नहीं पता था, मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग अशेम्ड और सॉरी बोलने की बजाय कि सॉरी मेरी कम्युनिटी के लोगों ने ऐसा किया और मैं जो हूँ इस पापी मजहब को छोड़ता हूँ, बजाय ये कहने के ये आदमी जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, मैम अभी लास्ट में जो है आप जो है धर्मो तभी तो रक्षति इनको आप एयरपोर्ट पर ये नंगा करके चेक किया जाता है, यही तो कारण है कि हाँ, इनको एयरपोर्ट तक पे नंगा किया जाता है कि बिल्कुल दिखाओ ये सही। वो तो नहीं है। कितना जी। इंसल्ट होता है, ये कभी सोचते हैं क्या? एक नहीं आम ये जनता लोग परेशान है, ये लोग पाकिस्तान का क्या चिकने हाल है? घड़े हैं। इनको मैम 1 इनको मिनट कोई लूंगा, शर्म वगैरह नहीं आती है, ये चिकने घड़े हैं।
मैम एक इनको मिनट कुछ नहीं आता, ऊपर इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर मैम देखो एक कितना बदतमीज है, कितना लो लाइफ है कि यहाँ पर हम इतने लाखों लोगों का जेनोसाइड बता रहे हैं एंड ही इज ट्राइंग टू डिफेंड दैट। कैन यू बिलीव इट? मतलब कि इस तरह के नर पिशाच है, ये नर पिशाच पूरा, और ये भी मैम और इसका जी ये नबी भी। बिल्कुल, मैं अच्छा, खुलेआम हम अभी बोल रहा हूँ धर्मो मैम। रक्षती आप जी लास्ट में जो है अपने क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए, मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर रही हूँ। जी मैम। और मैम जितने लोग मैं अभी देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि 61 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, तभी यूट्यूब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। और नहीं तो ये लोग हमेशा जो है हम मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों में एका है, हम हिंदुओं में नहीं है। हम लोग क्यों नहीं लाइक करते वीडियोस को, ताकि जो है वो कट जाए, अगर वो कोई रिपोर्ट करे कुछ करे तो उसका कट जाए, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमें इनके इस्लाम के बारे में बहुत पता चल गया है, तो इसी को डेफिनेशन है ये इस्लामोफोब की, जिसको इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानकारी हो गई, तो जो नहीं होनी चाहिए थी इनके हिसाब से, क्योंकि ये हमें मारना चाहते हैं ताकि उस तरह से कि हम अनभिज्ञ रहें, मतलब हमें पता ना चले और ये हमें मारते रहें चुपचाप। अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, पर सारे नहीं हुए हिंदू, तो आप प्लीज लाइक करिए वीडियो को। धर्मो रक्षती जी, आपसे जी कहूंगी मैम। क्लोजिंग कमेंट्स देने के लिए। मैम बहुत लोग वैसे भी हमसे पूछते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आगे बहुत लोग मुझे भी, यानी आजकल जब मैं रिवील करता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि फिर आप लोग आए क्यों, वहाँ पे लड़ाई क्यों नहीं किया। मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन लोगों को वो टाइम भी फंड किया जाता था, तब 5 टका यानी 5 रुपए बोलते हैं, जब जो हमारे फार्म लैंड्स में काम करते थे उनको 5-5 रुपए दिया जाता था, 5 रुपए के लिए काटने को तैयार हो जाते थे, और उनको हथियार भी सप्लाई किए जाते थे, आड़ी कुड़ाल फावड़ा सब कुछ उनको सप्लाई किया जाता था। हिंदुओं के लिए कोई कभी था ही नहीं, कभी भी सब इंडिविजुअली खुद अपने खुद के बल पे है पहले से। इनको पहले से फंड किया जाता था और इनको हथियार भी सप्लाई किया जाता था, और इनको पूरा प्लानिंग के साथ में इनको सीड किया जाता था जाके मारो करके। तो वो हमारा हिस्ट्री रहा है। एंड मैं यही चीज क्लोजिंग कमेंट में कहना चाहूंगा कि जातिवाद और प्रांतवाद की सबको विदाई करनी चाहिए। हिंदू हिंदू भाई भाई, ये सबको ये नारा पकड़ना ही है, तब जाके ही हम सब स्ट्रांग होके इन सबका खात्मा कर पाएंगे या लड़ पाएंगे इन सबसे। हाँ, बिल्कुल मैम। मतलब 5 उँगलियाँ अलग-अलग रहेंगी तो ये तोड़ देंगे और वो एक हो जी जाएँगी। ये मत सोचो आप जैनी हो, शैवाइट हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का। ये कहो मुझे पता ना चले कि आप जाट हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। आप एक सनातनी हो, बस यही। और बिल्कुल हम मैम। सब सनातनी हैं और हम इन सब नर पिशाचों को मज़ा चखा के रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों को कहती हूँ कि सबसे पहले आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उसमें एटलीस्ट 50 हिंदुओं को शामिल करिए, जो जिनको आप तुरंत टेक्स्ट करेंगे तो वो आपकी रक्षा के लिए उसी वक्त सारे कार्य छोड़कर आ जाएं। ऐसे ग्रुप बनाइए, ये सबका होमवर्क है। और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें रखिए, अपने छतों पर, अपने पर्स में, अपने बैगों में, अपने हर जगह। क्योंकि आपको जो है वो आप ये हाँ-हाँ करते रहते हैं, हिंदुओं के अंदर ये एक बड़ी कमी है, हाँ-हाँ करते रहेंगे पर जब करने की का बारी आएगी तब नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं? आपको 1 हफ्ते का मैं समय देती हूँ, मैं 1 हफ्ते बाद जो है उन लोगों से बात करना बंद कर दूँगी जिन्होंने कि अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीज़ें नहीं रखी होंगी। मैं सबका एक-एक करके चेक करूँगी यहाँ पर। सब लोग जो हैं प्लीज़ अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रख लीजिए। सूअर का दाँत का लॉकेट अपनी बच्चियों को पहनाइए। अपने घर के दरवाज़े पर सूअर के दाँत की नाल गाड़ दीजिए और सूअर के खून जो है दरवाज़ों पर छापे बना दीजिए। ज़्यादातर ये सारे कार्य अवश्य करिए और इनका इकोनॉमिक बहिष्कार भी कीजिए। इन सब का इकोनॉमिक बहिष्कार करना है आपको, ठीक है? इन सब का आज से इकोनॉमिक बहिष्कार करना है। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलते हैं ऋग्वेद के साथ 5 बजे।